हेलो एरिन दोस्त प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के कंप्लीट साइंस को एक वीडियो के अंदर खत्म करने वाले हैं। तुमने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, कितनी भी मक्कारी करी, सिंगल एक वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। एक वीडियो भाई, सिर्फ एक वीडियो देख लो, पूरे क्लास 10 की साइंस इस वीडियो में खत्म है। पूरे साल की साइंस इस वीडियो में खत्म है। मैं डंके की चोट पे बोल रहा भाई, ऐसा पढ़ा दूंगा ना भाई, उस लेवल का पढ़ा दूंगा ना भाई, कोई क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मिस नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। बस तुम्हें 1 घंटे मेरे साथ बैठ जाओ, क्लास 10 की साइंस में ना भाई तुम्हें किंग बना दूंगा, किंग, और लड़कियों को क्वीन बना दूंगा। समझ रहे हो बात को? ऐसा बता दूंगा ना, तुम्हारे क्लास का टॉपर हो जाए, कहां से पढ़ के आए बता, एक एक चीज रटवा दूंगा। बस एक शर्त रहेगी, शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में जमे रहना। एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो बताऊंगा सिर्फ बस उसको नोट कर देना। टोटल 13 के 13 चैप्टर 1 घंटे में तुम निपटाओगे। 1 घंटे में पूरे क्लास 10 की साइंस तुम 1 घंटे में निपटाओगे। इस बात की गारंटी है कि जो बच्चा अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बैठ जाता है, उसके क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम है ना, 100 में 100 आने से ना कोई रोक नहीं पाएगा। इस बात की गारंटी है। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, हर वो कॉन्सेप्ट टोटल कुछ नहीं छोड़ूंगा। एक एक कॉन्सेप्ट सब कुछ इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे 1 घंटे के अंदर। 6 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठा हूं, जो बता दूंगा वो पेपर में आ जाएगा। इस बात की गारंटी है। सब डिटेल में पढ़ा होगा। तुम जीरो पर भी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं समझता हूं साइंस में, उसके बाद भी स्टेप बाय स्टेप एक एक रिएक्शन, एक एक चीज सब कुछ बता दूंगा भाई। बिल्कुल जीरो से हीरो बना दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो एक कॉपी पेन ले लो, बैठ जाओ। हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो में 1 घंटे के अंदर पूरा साइंस हम लोग कंप्लीट कर देंगे। एक एक चीज नोट कर लेना, हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। अब हम लोग पूरे साल भर के क्लास 10 की साइंस को एक वीडियो में निपटाना स्टार्ट करते हैं। भाई ध्यान से सुन ले, कॉपी पेन ले लियो। समझ रहे हो बात को? कॉपी पेन ले लेना, अच्छे से नोट कर लेना सारी चीजें। अब यहां 2 टाइप के बच्चे होंगे। पहले मैं तो बता रहा हूं, तुमने साल भर गद्दारी करी यार, अब भी अगर तुम गद्दारी करके नहीं भैया मैं सुन लेता हूं, नहीं होने वाला तुमसे। रिएक्शन है भाई, आप नहीं होंगे, पहली चीज बता दे रहा हूं। तो साल भर गद्दारी करी भाई, अब सुधर जाओ भाई। एक वीडियो देख लो, एक वीडियो के बाद पूरा सिलेबस करा दे रहा हूं। पूरा सिलेबस एक वीडियो में करा दे रहा हूं। अब गद्दारी मत करना। अब यहां 2 टाइप के बच्चे होंगे। पहले टाइप के वो बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम जीरो पर हो। 80% पॉपुलेशन वही होगी कि जो जीरो पर है। पहली चीज वो शुरू से लेकर अंत तक सारी चीजें नोट कर लेना। एक न्यू कॉपी पेन ले लो, नोट कर लेना जिसमें जगह हो। ठीक है, 15-20 पेजेस हो। दूसरे टाइप के वो बच्चे को जिनका सिलेबस कंप्लीट है, वो रिवाइज करना चाहते हैं, उनका रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो वो तुम रुके रहना। ठीक है, दोनों टाइप के बच्चों को एकदम बिल्कुल किंग बना दूंगा भाई। साइंस में किंग बना दूंगा। 6 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठा हूं, मेरी वाली पूरी एक्सपीरियंस झोंक दूंगा भाई एक वीडियो में, पूरी 6 साल की एक्सपीरियंस। क्लियर वाली बात है? हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले केमिस्ट्री करेंगे, फिर हम लोग फिजिक्स करेंगे, फिर हम लोग बायोलॉजी करेंगे। टोटल 13 के 13 चैप्टर इस वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार हम लोग। पहले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पहले चैप्टर से स्टार्ट कर। 5 नंबर का तुम्हारा आएगा। अब इसमें तुम्हारा क्या आएगा, ध्यान रखना, जितने इससे एमसीक्यू बनेंगे। एमसीक्यू कहां से बनेंगे? एक्टिविटी से बनेंगे। एक्टिविटी क्या होगी? एक्टिविटी एक चीज बता रहा है, एक्टिविटी ज्यादा दिमाग नहीं लगानी। इस वीडियो को देख लो, जो बोल रहा नोट कर लो भाई। एनसीईआरटी की बुक के ना भाई कोने में रख दो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉपी पेन लेकर नोट कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटीज क्या क्या है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज क्या क्या है। सबसे पहले तुम्हारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रियल। अब तुम्हें कुछ करना नहीं है, नहीं भैया एक्टिविटी बनाने आ जाएगी, नहीं आएगा बनाने। क्या आएगा भैया? पूछा जाएगा तुम्हें कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जब रिबन जब बर्न होता है उससे क्या चीजें होती है। सबसे पहले वो डिजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलता है। डिजलिंग व्हाइट फ्लेम, बहुत तेज व्हाइट फ्लेम से जलता है। पहली चीज वो मैग्नीशियम रिबन इस टाइप का, एक पत्ता टाइप का होता है, ऐसे टाइप का, एक ऐसा स्प्रिंग टाइप का होता है। ठीक है, और वो एकदम डिजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलता है। दूसरी चीज, उसको पहले वो ऐसे जलता नहीं, उसको क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर से। सैंड पेपर से, क्योंकि उसमें ना एयर के कांटेक्ट में आके ना ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। ठीक है, तो वो क्या है कि उसको पहले क्लीन करना पड़ता है, देन वो जलता है, और यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर आता है, निकलने लगता है, एमजीओ का पाउडर। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब दूसरा तुम्हारा क्या, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ही पेपर बनता है। अब दूसरा रिएक्शन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट। अब हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट क्या होता है भैया? ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट देखो। सबसे पहले लीड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट देते हैं, जैसे ही लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट देते हैं, वो लीड ऑक्साइड बनाता है, प्लस NO2 गैस निकलती है। अब बोलेगा हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट में, ये फोटो दे दी जाती है सीबीएसई में। अब बोलता है उसमें कौन सी गैस निकलती है। अब बच्चा कंफ्यूज, रिएक्शन नोट कर लो भाई, एकदम नोट डाउन करो रिएक्शन। ये कौन सी गैस निकलती है? NO2 की ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। पता होना चाहिए कि NO2 की ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, बस काम खत्म। इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है, एक्टिविटी बनाने नहीं आता, पूछता एक्टिविटी में क्या चल रहा है, तुम बता दो कि NO2 की ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, रिएक्शन याद रहा, काम खत्म है भाई। थोड़ी तुम्हें बनाना पड़ेगा कि नहीं भाई जार बना रहे हैं, बनाना नहीं बनाना। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे। तीसरी एक्टिविटी, 4 एक्टिविटी गिनके खत्म है भाई। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा देखो, हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट एंड स्मेलिंग द ऑर्डर। अब फेरस सल्फेट ऐसा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ऐसा ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट, इससे ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। अब फेरस सल्फेट को जैसे हम लोग हीट देते हैं तो सबसे पहले व्हाइट हो जाता है। देखो, ग्रीन कलर फेरस सल्फेट फर्स्ट चेंजेस इनटू व्हाइट एंड देन फाइनली अ ब्राउन सॉलिड फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। पहले व्हाइट होता है और एकदम एक्सट्रीम हीट होता है, फिर कलुआ कलर का हो जाता है, ब्राउन टाइप का हो जाता है, उसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। पर पूछेगा इससे भी कौन कौन सी गैसेस निकलती है, तो तुम्हारा क्या सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 और SO3 वाली गैसेस निकलती है। और इसका ऑर्डर सुनने पर क्या होता है, पंजेंट स्पेलिंग मारती है। पंजेंट मतलब बहुत अजीब स्पेलिंग मारती है, समझ रहे हो बात को? तो वो स्पेलिंग लिया जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ठीक है,
उसके बाद तुम्हारा अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब छप गया। नोट कर लो भाई, कॉपी पेन लेके एक्टिविटी तुम्हारे पेपर में छपेगा, इस बात की गारंटी है, ध्यान से रखना। ये पेपर लीक वीडियो नहीं, इसमें एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर बता दूंगा, कौन सी कैसे बनती है चीजें, किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, एक एक चीज में बता दूंगा। पेपर लीक नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं दूंगा, इसमें सिर्फ वही बताऊंगा जो पेपर में आने वाला, मतलब पूरा चीजें कवर कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डुबाया जाता है। अब देखो यहां पर दो तरीके की रिएक्शन होती है। पहला जिंक से, जब कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। अब जिंक से भी हो सकता है, या आयरन से भी हो सकता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट को सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, जैसे ही उसमें क्या बोलता है आयरन या जिंक को डुबाया जाता है, वो ZnSO4 बनाता है या FeSO4 बना देगा, ठीक है। लेकिन क्या आधे घंटे के बाद ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये कलरलेस या लाइट ग्रीन हो जाता है, एकदम लाइट ग्रीन या कलरलेस हो जाता है। वही कलर चेंज के बारे में तुम्हें पूछता है कि उसमें जिंक मेटल डालने के बाद या मेटल डालने के बाद उसमें कौन सा कलर होगा आधे घंटे के बाद। तो आधे घंटे के बाद देखो 30 मिनट्स लेटर आयरन नेल वुड बी। अब आयरन नेल जो है वो कॉपर का कलर का हो जाता है, क्योंकि सारा कॉपर इसमें आयरन नेल में चिपक जाता है जाके, ठीक है। और वो वाला जो सोल्यूशन होता है वो कलरलेस हो जाता है, एंड द रेड ब्राउन लेयर एंड सोल्यूशन जो होता है वो तुम्हारा कलरलेस बन जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हें अच्छे से याद रखना, ये बार बार पेपर में आता है। क्लियर वाली बात है, इसको तुम अच्छे से याद रखना। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, फिर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से आगे तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्शन तो तुम्हें पता है, मैंने बहुत सारे रिएक्शन बताए। एक रिएक्शन याद है तुम्हारा, सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बोलता है इसका एग्जांपल बता दो, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस किस टाइप का होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल तुम याद रखोगे, FeSO4 वाला, वही वाला FeSO4। तो तुम्हारा क्या है, FeO3 बनता है, SO2 और SO3 वाली गैसेस निकलती है। ये रिएक्शन याद रहेगा तुम्हें, कॉपी में नोट है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बोलता है, एग्जांपल बता दूं तो अब यही वाला तुम्हारा कॉपर सल्फेट वाला, कॉपर सल्फेट Fe और कॉपर सल्फेट वाला जो डिस्प्लेस करके CO बनाता है, लास्ट पेज में हमने देखा था। तो वो वाली रिएक्शन तुम्हें याद रहेगी। उसके बाद तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भाई साहब छप गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कॉपी में अच्छे से नोट करना, ठीक है। इसको स्टार मार्क लगा के नोट करना। इसमें तुम्हारा क्या है, ये दो टाइप का रिएक्शन है। पहला तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होती है, कभी भी दो रिएक्शन का हम कराते हैं तब उसमें कोई सॉलिड्स फॉर्म होने लगती है। मान के चलो दो हमने केमिकल मिलाया और उससे बॉल वगैरह फॉर्म होने लगे, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे तुम्हारा देखो सोडियम सल्फेट को जैसे बेरियम क्लोराइड से मिलाते हैं तो तुम्हारा बेरियम सल्फेट बनता है NaCl। ये जो बेरियम सल्फेट है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये वाला, ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये बेरियम सल्फेट जो तुम्हारा व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का PPT है, इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, PPT बोलते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट है और तुम्हारा NaCl बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन तुम्हें याद होना चाहिए। ये तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, साथ में प्रेसिपिटेशन भी है। तो ये एग्जांपल देने बोलेगा तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए, पहली जब चीज ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। भाई साहब छप गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको तुम रट के रखना भाई। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब बोलता है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन जब भी होगा तब ऑक्सीजन का गेन होगा, और रिडक्शन जब भी होगा ऑक्सीजन का लॉस होगा, तब उसको ऑक्सीजन का लॉस को बोलते हैं तुम्हारा रिडक्शन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। आप पूछता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन पूछता है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसमें तुम्हारा किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन और ये एग्जांपल याद रखना, इसको तुम लिख देना, ठीक है। दूसरा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैंने तुम्हें बताया कि आयरन से भी हो सकता है और जिंक से भी हो सकता है रिएक्शन, वही वाला कॉपर सल्फेट वाला जो जिंक सल्फेट बनाता है और आयरन सल्फेट वही वाला, दो रिएक्शन है। तो अब तुम एग्जांपल इसको याद रखना एकदम बिल्कुल किंग में, जो ज्यादा रिएक्शन नहीं है, जो है उसी से पेपर आएगा। क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब तुम्हारा क्या है कि क्विकलाइम को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करते हैं स्लैकलाइम बनता है और उससे हीट निकलती है, ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक भी है। अब कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पूछेगा, तुम वही बोला एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, किसी रिएक्शन से अगर हीट निकल रही है, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया। अब इससे हीट निकल रही है, जब इससे हीट निकल रही है, जब इससे कोई भी चीज से अगर हीट निकलती है तब वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए, जैसे खाना बन रहा है, अब उसको हीट चाहिए बनने के लिए, रिएक्शन होने के लिए, तो मतलब वो एंडोथर्मिक, एंडो। तो एंडोथर्मिक देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे AgCl। अब सिल्वर क्लोराइड को रिएक्ट होने के सनलाइट चाहिए, गर्मी चाहिए, हीट चाहिए, सिल्वर क्लोराइड को हीट मिल रही है, तो Ag अलग हो जा रहा है, Cl अलग हो रहा है, तो इसको एंडोथर्मिक बोले। एक्सोथर्मिक किसको बोलेंगे, जैसे मान लो तुम्हारा क्विकलाइम यही वाला रिएक्शन है, यही रिएक्शन है। क्विकलाइम को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो तुम्हारा स्लैकलाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस हीट निकलती है। देखो यहाँ पर हीट निकलती है, इतना तुम कर लोगे चैप्टर में किंग बन जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, एसिड बेस एंड साल्ट। अब इससे कहां से पेपर आएगा तुम देखो, इससे 9 नंबर का करीब करीब आता है, 4 मार्कर 3 मार्कर, इससे बहुत कुछ आता है। कहां से मेजरली पेपर कहां से आता है भैया, वो रिएक्शन बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पेपर लीक वाले वीडियो में बता दी, ये वाला इसमें रिएक्शन बता देता हूं, ठीक है। अब देखो होता क्या, प्रिपरेशन रिएक्शन इन यूजेस, 5 चीजों का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। 5 चीजों का, पहले सबसे पहले तुम्हारा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, उसका तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और तुम्हारा NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो तुम्हारा सबसे पहले क्या होता है, देखो प्रिपरेशन रिएक्शन एंड यूजेस, ठीक है। सबसे पहले वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2, अब देखो Na2CO3 इंटू 10H2, इसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, 10H2 को 10H2 भी बोल सकता है, डेकाहाइड्रेट भी बोल सकता है। अभी बनता कैसे भैया, सोडियम कार्बोनेट को जब 10H2 से रिएक्ट कराया जाता है, Na2CO3 को प्लस 10H2 किया जाता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2 हो जाता है, ठीक है, इंटू 10H2 हो जाता है। तो ये तुम्हारा रिएक्शन हो जाती है। अब इसको तुम नोट कर लो, रट लेना, इनको रट लेना, ये समझने वाली चीज है, रट लेना।
केमिस्ट्री में क्या होता है, सब चीज रटा ही जाता है, तो रट लेना, ठीक है। उससे तुम्हारा क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कैसे बनता है, NaCl को मिला दिया वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का, NH3 अमोनिया के साथ, तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है और तुम्हारा क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। ये भी रिएक्शन याद करना, रट लेना, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन काम के आएंगे पेपर में। तीसरा रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट तुम्हारा क्या है, कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करता है, क्लोरीन से रिएक्ट कराता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, बोलता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, प्लस H2O बनता है। ये भी रिएक्शन याद कर लेना, कॉपी में नोट कर दियो, सारी चीजें नोट कर दियो, क्लियर वाली बात, एकदम खत्म हो जाएगा चैप्टर। इससे बाहर नहीं आना, पूरी एनसीईआरटी चार्ट के डाल दी है, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को तुम्हें याद करना पड़ेगा कि ये वाला रिएक्शन है तुम्हारा, कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O और तुम्हारा प्लस वन प्लस वन हाफ H2O। इसको क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन। ये जिप्सम है, इसको अगर 373 केल्विन पर हीट देंगे तो ये रिवर्स भी हो जाता है, इधर भी चलाता है। इसको तुम नोट कर लो एकदम जैसे एज इट इज नोट कर लेना, ठीक है। तो इतना ही तुम्हारा आएगा, ठीक है। जब भी पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला रिएक्शन, ये छाप के चले आना, ठीक है। और जिप्सम याद रखना इसमें, ठीक है, जिप्सम। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, आगे तुम्हारा चोर अल्कली प्रोसेस। भाई साहब छप गया, 110 पॉइंट गारंटी भाई, ये तुम्हारे पेपर में सीधा आएगा, डायरेक्ट छपेगा। इसके साथ एक डायग्राम भी दिया हुआ रहता है, ये डायग्राम दिया हुआ रहता है। अब ये डायग्राम पेपर में आता नहीं है, पहली चीज तो ये पेपर में आता नहीं, तो इसको तुम्हें करना नहीं है, पेपर में आता नहीं जनरली, इसको तुम्हें करना नहीं है। करना क्या है, रिएक्शन, ये NaCl प्लस H2O प्लस NaOH प्लस Cl। अब इसको बनाया कैसे आता है, NaOH को बनाया कैसे आता है, तो NaOH को बनाने के लिए क्या करता है, नमक लिया जाता है, NaCl प्लस H2O वाटर मिलाएगा, NaOH बन गया यहाँ पर, अब क्लोरीन बन गया, हाइड्रोजन गैस। अब पूछेगा इससे बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या निकलते हैं, इससे बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या निकल रहा है, तो ये तुम्हारा क्या पर क्लोरीन और हाइड्रोजन निकल रहा है बाय प्रोडक्ट्स, ये तुम्हें करना है। उसके बाद इससे यूजेस पूछ जाता है कि वाशिंग सोडा क्या यूजेस है, तो सुन के नहीं लगता वाशिंग सोडा मतलब वाशिंग सोडा क्या यूज, कपड़े धोने में काम आता होगा, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बेक करने में, मतलब खाना बनाने में, केक वगैरह बनाने में काम आता होगा। उसका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर तुमने सुना ना, मम्मियां घर में झाड़ू पोछा लगाती है तो ब्लीच डाल देती है कि कीड़े मकोड़े मर जाए, तो उसको ब्लीचिंग पाउडर में। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, मूर्ति वगैरह बनाने में यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तुमने देखा घर में पेरिस वगैरह होता है। फिर तुम्हारा NaOH को, इसको क्या जाता है, प्यूरिफाइंग वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है, केमिकल वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, इन सारी चीजों में इनको यूज किया जाता है। एक एक यूज सबका पता होना चाहिए, पेपर में आ जाएगा, फंस जाओगे, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या कि हाइड्रोजन गैस टेस्ट, भाई साहब ये भी छप गया। अब इसमें तुम्हारा क्या होता है, सुनो, कभी भी हम लोग एसिड प्लस मेटल को मिलाते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस उससे निकलती है, ठीक है। सॉल्ट और हाइड्रोजन, इससे क्वेश्चन आएगा भाई, 6 सालों का एक्सपीरियंस लेकर बैठ गया हूं भाई, मुझे अच्छे से पता है कि CBSE वालों का बिना ये क्वेश्चन डाले पेपर बन नहीं सकता, ठीक है। बिना इसको डाले पेपर बन नहीं सकता, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस टेस्ट मतलब कि हम कैसे जानेंगे कोई गैस हाइड्रोजन है, हम कैसे जान सकते हैं, तो वो उससे पॉप साउंड निकलती है। देखो मेरी बात को समझना, एसिड और मेटल जब भी हम लोग मिलाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्लियर वाली बात है। अब यहां पर ये रिएक्शन बनाए, एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करनी, बनाने भी आ जाती है, ध्यान रखना ये एक्टिविटी बनाने आ सकती है, पहले बता दे रहा हूं। इस एक्टिविटी में क्या है, जिंक को हाइड्रोजन H2SO4, यहां पर इसमें H2SO4 वाला केमिकल एसिड निकाला है, एसिड H2SO4 है, और इसको जिंक मेटल है, इन दोनों को रिएक्ट करा दिया तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब ठीक बात है, इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये हाइड्रोजन गैस पाइप के थ्रू यहां नीचे आएगी। अब यहां पर सोप सोल्यूशन है, साबुन वाला सोल्यूशन, आप साबुन वाले सोल्यूशन में जब गैस से फूंक मारोगे तो यहां बबल्स निकलेगा, बबल्स में हवा की जगह हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होती है, यहां पर अब जब कैंडल लाओगे तो एक बड़ाम से आवाज करेगा, हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होती है, जलती है, तो वो बड़ाम से आवाज, इसको पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट बनाने भी आता है, और इसको H2 हाइड्रोजन गैस टेस्ट भी बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस टेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई गैस हाइड्रोजन है, यहां से पता चल रहा है, बबल के अंदर हवा रहती है तो आवाज नहीं करता, वो हाइड्रोजन है इसलिए आवाज कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं। आगे तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कभी भी एसिड और बेस को हम मिलाएंगे, कभी भी नींबू को साबुन में मिला देंगे, साबुन में नींबू गाड़ दो तो तुम्हारा साल्ट निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। तुम गाड़ के देख लेना कि साबुन के अंदर नींबू गाड़ देना तो तुम्हारा साल्ट और वाटर निकलेगा, ठीक है। तो वो चीज होती है, इसका एक एग्जांपल भी पूछेगा कि NaOH को HCl से मिला दो तो NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, तो एक वाटर निकलेगा, सॉल्ट और वाटर। कभी भी हम लोग एसिड को बेस से रिएक्ट करेंगे, साल्ट और वाटर बनेगा, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इससे तुम्हारा क्वेश्चन क्या आता है, बी वाले स्टिंग से आता है, हनी बी, तुम्हारा हनी बी वाले स्टिंग और ब्रेस्ट वाले स्टिंग से आता है कि हनी बी के स्टिंग को कैसे न्यूट्रलाइज करे, ब्रेस्ट वाले स्टिंग को कैसे न्यूट्रलाइज करे, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। उसको तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी। अब एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिटमस पेपर के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं। एसिड का सबसे पहले टेस्ट क्या होता है, सॉवर, खट्टा। इमली देखे, इमली देखे, नींबू देखे, छोड़ो नींबू देखे, नींबू एसिड होता है, लेमन एसिड होता है, वो खट्टा होता है, तो तुमने देख रखा होगा। उसके बाद बेस, बेस क्या होता है, बिटर होता है, बिटर मतलब कड़वा। करेला देखो, करेली वो बेस होता है, उसको खाओ तो कड़वा लगेगा, ठीक है। साबुन खाओ कड़वा लगेगा, तो वो तुम्हारा होता है। अब एसिड, कोई लिटमस पेपर ओरिजिनली पर्पल रहता है, जैसे उसको एसिड में डालते हैं वो रेड हो जाता है, और उसको बेस में डालते हैं वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। और ओरिजिनली पर्पल रहता है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, वाटर में कैसे करते हैं, वाटर में एसिड H+ आयन छोड़ता है और वाटर में बेस OH नेगेटिव आयन छोड़ता है। सारी चीजें नोट कर लो, यही पेपर में आएगा, क्लियर वाली बात है। कुछ प्रॉपर्टीज पूछेगी, लिख देना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच से कहां से क्वेश्चन आता है मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच सबसे पहले, पीएच तुम्हारा क्या था, 7 न्यूट्रल रहता है, जो वाटर का रहता है इधर जाता है, जैसे इधर साइड जाते रहता है, बढ़ने लगेगा 7 से तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और 7 से घटेगा तो एसिड होने लगता है, ठीक है। अब यहां पर तुम्हारा मेन क्वेश्चन बनता है, मेन क्वेश्चन यहां से बनता है कि तुम्हें कुछ चीजें दे दी जाएगी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दी। अब वो कलर क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू होता है, ध्यान रखना,
सोडियम हाइड्रोक्साइड सुपर ब्लू होता है, डार्क ब्लू होता है। प्योर वाटर का कलर ग्रीन होता है, तुम्हें याद रखना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा क्या, लेमन जूस का ऑरेंज टाइप का होता है, और तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस तुम्हारा रेड होता है। तो ये कलर तुम्हें याद रखना है, इसमें कलरफुल है। तो उसके बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, टूथ डीके में काम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और मेडिसिन वगैरह बनाने में काम आता है। ये तुम्हें इंपॉर्टेंट, इतना तुम लिख दो तो हो जाएगा काम तुम्हारा, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, मेटल एनवायरनमेंट। मेटल एनवायरनमेंट में क्या क्या भैया, 5 नंबर का आएगा भाई, एक 3 मार्क का, उसमें 2 एमसीक्यू आएंगे। क्या क्या आएगा मैं पहले क्लियर कर दो। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, भाई साहब छप गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ इसको तुम कर लो, इस चैप्टर से और कुछ नहीं आना। ये करो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड करो, खत्म। क्या आएगा भैया, अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में क्या रहता है, कुछ नहीं, बस ये डायग्राम याद रखना। एक तुम्हारा क्या होता है, एनोड रहता है जिसमें तुम्हारा इंप्योर मेटल रहता है, एक इंप्योर, और एक कैथोड रहता है जिसमें तुम्हारा प्योर मेटल रहता है। कोई भी मेटल मान के चलो कॉपर ही है, तो ये इंप्योर वाला कॉपर, इसमें मट्टी वगैरह लगी हुई है, मतलब एकदम पूरा पत्थर से, कॉपर तो पत्थर से निकलता है, तो पत्थर वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या, प्योर कॉपर। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, यहाँ पॉजिटिव दे दिया, यहाँ नेगेटिव दे दिया। अब जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यहाँ से कॉपर निकल निकल के इस प्योर वाले में चिपकने लगता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है पानी में, क्योंकि साल्ट वाला वाटर है, समझ रहे बात को। कैल्शियम सल्फेट का तुम्हारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब क्या है कि ये वाला एकदम पतला हो जाता है, एकदम ये एकदम पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है, इससे मड नीचे गिर जाती है, ये वाला इतना मोटा हो जाता है, ऐसे इसमें जा जाकर ये पूरा प्योर मेटल मिल जाता है। यही तुम्हारा तरीका है, स्पेसिफिकेशन है, मतलब ये तुम्हारा दिया हुआ किस तरीके से ये होता है, पूरा ये प्रोसेस तुम रट लेना, ठीक है। वही चीज लिखा हो जो मैंने बताया। उसका थर्माइट प्रोसेस, भाई साहब छप गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है भाई इसमें, थर्माइट प्रोसेस से तुम्हारा क्या है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड निकलता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है ये बताऊंगा। जब तुम्हारा आयरन ऑक्साइड को जब तुम एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराते हो तो आयरन अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकलता है जिसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों शो करता है व्हेन रिएक्शन जब होती है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, देखो पहले बता देता हूं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज ए मेटल ऑक्साइड कंपाउंड दैट कैन बी एक्ट एज बोथ एज एन एसिड एंड और बेस इन रिएक्शन, ठीक है। वही वाला रिएक्शन तुम्हें दिया हुआ है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन बना सकता है, तो सबसे पहले तुम्हारा टीम बना सकता है, एसएन बना सकता है, एल्यूमिनियम बना सकता है, जिंक बना सकता है, लीड बना सकता है और बेरिलियम बना सकता है, ठीक है। इतने चीजें बना सकती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इधर आते हैं। अब तुम्हारा क्या, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है कि मेटल से, ये रिएक्शन तुम्हें याद करनी है कि मेटल से कभी भी रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, और निकालना, ठीक है। रोस्टिंग का मतलब ये होता है। और कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अब जब भी सल्फाइड और होगा तब हम लोग रोस्टिंग का यूज करेंगे। जैसे यहाँ जिंक सल्फाइड है, तो सल्फाइड वाला पत्थर बना हुआ है, कोई भी पत्थर से मेटल को निकालना, मतलब उसको कोई भी पत्थर से मेटल को निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं तुम्हारा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, उसी प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। तो अब मान के चलो जब सल्फाइड वाला पत्थर होगा, जिंक सल्फाइड वाला जब पत्थर होगा, तो हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे करेंगे हीट, देन जाके बाद हमारा जिंक ऑक्साइड अलग होगा, SO2 अलग होगा। और जब हमारा कार्बोनेट और होगा, CO3 वाला और होगा, CO3 वाला और होगा, इसमें कार्बोनेट मिला हुआ होगा, तब हम लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस में करेंगे हीट, देंगे ZNO निकलेगा प्लस CO2 निकलेगा। अब जिंक, प्योर जिंक नहीं मिला, देखो जिंक ऑक्साइड निकला। अब जिंक पूरा प्योर निकालेंगे, उसको कार्बन के साथ हीट कर देंगे। अब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करेंगे तो जिंक अलग हो जाएगा, CO गैस अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो ये तुम्हारा होता है। और थर्माइट प्रोसेस, ये वाला रिएक्शन, जब पटरी, रेलवे की पटरी को जोड़ते हैं ना, तो वही वाला तुम्हारा एल्यूमिनियम सड़ जाता है और ऑक्साइड अलग हो जाती है। यही तुम्हारा रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमने ऊपर वाले ने देखा कोरोजन एंड प्रिवेंशन। कोरोजन मतलब जंग लगने की कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तुमने देखा होगा पेंट कर देते हैं लोहे के दरवाजा वगैरह, उससे क्या प्रिवेंशन होता है, ग्रीस लगा देते हैं। गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है, जिंक की प्लेटिंग हो जाती है पतली, क्रोम प्लेटिंग कर देते हैं, क्रोम की प्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है, क्रोमियम की प्लेटिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक्सोथर्मिक होता है, इससे हीट निकलती है, ऐसा माना जाता है। क्लियर हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन से एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, फिर मेटल नॉन मेटल। अब तुम्हारा क्या है कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम लोअर एक्टिविटी, ये रिएक्शन दोनों याद करना बस, और कुछ नहीं करना है। अब तुम्हारा क्या है कि रिएक्टिविटी सीरीज से कुछ चीजें याद करनी रहती है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, जो ऊपर रहेगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। मान लो सोडियम है, मान लो पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। जो जितना ऊपर है उतना वो रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसको तुम याद करो, कैसे करोगे, इसको याद करने का तरीका है। तो अगर एग्जाम में तुम याद करो तो तुम लिखोगे कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली HG का मिली सिल्वर ऑडी। HG मतलब सिल्वर, और हाई क्यू मिली, यहां पर ये मरकरी होगा, हाई क्यू मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली, HG मतलब मिली सिल्वर ऑडी, HG मतलब मरकरी होता मतलब मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। तो इस तरह से तुम याद करोगे, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। तो ये तुम याद कर लोगे, इतना तुम याद करोगे, थोड़ा सा रिएक्टिविटी अगर तुम फंसते हो तब ये काम आएगा, ऐसे काम नहीं आएगा। हाँ, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड में क्या 10 नंबर का आएगा भाई, इससे 5 मार्कर भी बनेगा, 4 मार्कर भी बनेगा, बहुत कुछ बनेगा इससे। क्या क्या आएगा सीधा बता रहा हूं। सबसे पहले कुछ इसमें रिएक्शन है, एस्ट्रिफिकेशन, सपोनिफिकेशन। अगर तुमने इन दो चीजों में पकड़ बना ली भाई, किंग बन गए। इन दो चीजों में पकड़ बना ली। इन दोनों चीजों को अगर नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा टफ चैप्टर है, थोड़ा सा अलग चैप्टर है, ऐसे बताऊंगा तुरंत आ जाएगा। कॉपी में लेंगे, नोट करना। सबसे पहले लिखना एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन लिखो। सबसे पहले क्या होता है, इथेनोइक एसिड, CH3COOH को इथेनोइक एसिड बोलते हैं। जैसे ही उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं इथेनॉल से, C2H5OH को C2H5
OH को इथेनॉल बोलते हैं, जैसे इन दोनों को हम लोग रिएक्ट कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तब तुम्हारा क्या बनता है, ईस्टर बनता है प्लस H2O बनता है। ईस्टर क्या होता है, ईस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, CH3COO C2H5 को ईस्टर हम लोग बोलते हैं, और ये ईस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है जो परफ्यूम वगैरह बनाने में यूज होता है। यही मेन खिलाड़ी है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का मेन खिलाड़ी ईस्टर है। अगर तुमने ईस्टर का प्रिपरेशन पूछा जाएगा, सपोनिफिकेशन भी रिएक्शन होगा साबुन वाला, तब भी इसी से होता है, तो मेन खिलाड़ी ये रिएक्शन पकड़ लेना, ये तुम्हारा ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब इसी ईस्टर को, पहले ईस्टरिफिकेशन हो गया, ईस्टर बनाने का तरीका, सपोनिफिकेशन रिएक्शन कि साबुन से जब से कपड़ा वगैरह धोने का रिएक्शन, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा क्या होता है, इसी ईस्टर को उठाया गया, अब इसको NaOH से रिएक्ट करा दिया गया, ठीक है, तब तुम्हारा क्या बनता है, इथेनॉल, वही वाला इथेनॉल C2H5OH, वही इथेनॉल बनता है, और इथेनॉल के साथ तुम्हारा सोडियम इथाओनेट बनता है, सोडियम इथेनॉल, CH3COO सोडियम इथाओनेट बनता है। अब सोडियम इथेनोएट क्या होता है, ये तुम्हारा झाग वगैरह होता है, क्लियर वाली बात, जो लेदर वगैरह रहता है ना झाग, उसको बोलता है सोडियम इथेनोएट, ठीक है, कपड़े धोने में काम आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। उसको तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये तुम्हारा क्या होता है, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब एल्कोहल जैसे देखो, इथेनॉल एल्कोहल है, OL लगा हुआ आखिर मतलब एल्कोहल है। अब इसको, अब ध्यान रखना, ये रिएक्शन याद रखना, ये रिएक्शन याद रखना भाई, मैंने बहुत आगे तक साइंस पढ़ रखी है, क्लास 12 के आगे तक साइंस पढ़ रखी है, मुझे अच्छे से पता है CBSE वालों के नसों में ये रिएक्शन दौड़ता है, ठीक है, ये दे देंगे वो रिएक्शन, ध्यान रखना। एसिडिफाइड K2CrO7, एसिडिफाइड K2CrO7 सबसे पहले नीचे वाला ये, और उसके बाद एल्केलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में प्लस हीट, ये दोनों में से कोई भी दे दिया जाएगा और ये आप बोला जाएगा इसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा इथेनॉल है, इन दोनों के बीच में, ये दोनों याद रखना, नोट करके रखना, ठीक है। तुम्हारा क्या बनता है, इथेनोइक एसिड बनता है, जिससे तुम्हारा एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके आगे आगे तुम्हारा क्या है कि अब तुम्हारा क्या है कि रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल के साथ कौन कौन से रिएक्शन होता है, तो सोडियम के साथ अगर एथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं सोडियम इथॉक्साइड बनता है, ये तुम्हें याद रखना। उसके बाद ये काम इंपॉर्टेंट, उसके बाद तुम्हारा रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड जैसे इथेनॉल को क्या करेंगे, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो तुम्हारा क्या आता है, अब ये एल्केन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो ये एल्केनॉल बन जाता है, एल्केनॉल बन जाता है, ये तुम्हारा प्लस वाटर बन जाता है, ठीक है। तो ये तुम याद रखना। उसके बाद तुम्हारा एडिशन रिएक्शन, ये तुम जस्ट रट लो, एडिटेड लिख लो, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बनने के लिए। उसके बाद तुम्हारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तुम्हें एक एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं, CH3Cl बनता है क्लोरीनेशन, और प्लस HCl बनता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ये तुम्हें याद रखना, हो जाएगा, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, वही सपोनिफिकेशन रिएक्शन, वही तुम्हारा सोप एंड डिटर्जेंट। अब तुम्हारा क्या होता है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन वही तुम्हारा ईस्टर रहता है, NaOH से रिएक्ट कराया, अब तुम्हारा क्या बना, तुम्हारा इथेनॉल और सोडियम इथाओनेट वही लेदर होता है। अब यहाँ क्या करता है, यहाँ साबुन देखो, अब यहाँ पर साबुन का दो एंड रहता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड रहता है और एक हाइड्रोफोबिक एंड रहता है। अब ये हाइड्रोफोबिक एंड क्या करता है, ये हाइड्रोफिलिक एंड पानी से प्यार करता है और ये हाइड्रोफोबिक एंड पानी छोड़कर भागना चाहता है। जब कपड़े में ऑयल डस्ट रहती है, कोई भी कचरा रहता है, वो डट रहता है, मान लो इसमें कचरा लगा तो डट रहता है, वो तेल का टाइप का रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो कचरा के यहाँ पर मेरे शर्ट में चिपक जाता है इस तरीके से। अब जैसे ही उसमें क्या कर जाता है, ये डिटर्जेंट का पार्टिकल जो है ये चिपक गया यहाँ पर। अब जैसे ही, अब ये तो हाइड्रो क्या बोलता है, हाइड्रोफिलिक है, मतलब इसको पानी डर लगता है, वो जाके सीधा कचड़े में चिपकेगा, कहीं पूरे कपड़े में तो पानी लगा हुआ है, कचड़े में जाके वो चिपक गया। अब जैसे उसको पानी मारा जाता है, ये उसको लेके निकल जाता है, मतलब ये इसको यहाँ पर लेके ये निकल जाता है पूरी, तो कपड़ा साफ हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस लिखी हुई है, इस तरीके से सारे मिलकर डर्ट को पकड़ लेते हैं और निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया वही वाला तुम्हारा इथेनॉल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला रिएक्शन है, और ये सारी चीज तुम्हें लिख देनी है और ये डायग्राम याद रखना है, ये बनता है, ठीक है। ये डायग्राम तुम्हें याद रखना है, ठीक है, ये डायग्राम याद रखना, इतना कर लो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा क्या है कि कंबशन रिएक्शन, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, तुम याद रट लेना बस। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, CC के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, और अनसैचुरेटेड में क्या होगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना, बस डिफरेंस दिया हो, ये तुम रट लेना, काम आएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा क्या, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन से, इससे तुम्हारा असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन इससे बनेंगे, ठीक है। क्या क्या बनेंगे, सबसे पहले उसकी वैलेंसी 4 आती है, टेट्रा कोवैलेंसी रहती है, पहली चीज। दूसरा तुम्हारा कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या, कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड ब्रांचेस नोन एज कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन क्या होती है, लॉन्ग चेन ब्रांचेस, जैसे कि कार्बन ने, अब देखो इससे चेन बनाई, हो सकता है एक और कार्बन बीच में आया था, यहाँ पर आया था एक और कार्बन, अब ये भी चेन बनाता है, ठीक है, फिर एक और कार्बन आया तो वो भी चेन बनता है, उसी तरीके जैसे लंबे लंबे चेन बनती है उस तरीके से कैटिनेशन बोलते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या था, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मान लो कोई कार्बन कंपाउंड ऐसे और ऐसे, कोई कार्बन कंपाउंड मान लो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, कोई कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर सेम रहता है, उसको आइसोमेरिज्म। फिर पॉलीमराइजेशन, मैंने समझाने के लिए बनाया, ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। फिर पॉलीमराइजेशन, ये तुम्हारा क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है, बस तुम लिख देना पॉलीमराइजेशन, ये प्रॉपर्टी है उसकी, मैंने बता दिया इसलिए, ठीक है। उसका तुम्हारे यूजेस ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल का यूजेस क्या क्या होता है, तो परफ्यूम बनाने में,
तुम्हारा अल्कोहल वगैरह बनाने में, दारू वगैरह, फिर मेडिसिन बनाने में, इन 3 चीजों में यूज होता है इसका। इतना तुम कह लोगे इस चैप्टर में महारत था, केमिस्ट्री तुम्हारा खत्म हो गया, बिल्कुल तुम किंग बन चुके केमिस्ट्री में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब हमने अपना केमिस्ट्री के सारे चैप्टर खत्म कर लिए, 25 मार्क्स कंफर्म कर लिए। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स के चैप्टर पे। फिजिक्स में हम लोग पहले इजी खेलेंगे, पहले इजी चैप्टर ह्यूमन आई करेंगे, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग हार्ड चैप्टर में आएंगे। पहले इजी कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आसमान पे पहुंच जाएगा भैया 2 पेज में चैप्टर निपटा लिया, अब जाकर फिर हार्ड वाले करेंगे, वो भी निपटा दोगे। ठीक है, मेरे हिसाब से चलोगे ना भाई, बिल्कुल टॉप कर जाओगे, टॉप कर जाओगे। बस कॉपी पे लेके नोट करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ड में तुम्हारा क्या क्या है, 5 नंबर का आएगा, एक 3 मार्क का, 2 एमसीक्यू से आएंगे। ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या, ह्यूमन आई एंड देयर डिफेक्ट, यही आएगा तुम्हारे पेपर। भाई साहब छप गया, 110 पॉइंट गारंटी आएगा। तो यही आएगा, क्या आएगा, ह्यूमन आई और इसके डिफेक्ट। सबसे पहले तुम्हारा क्या करेक्शन आएगा, सबसे पहले मायोपिया। मायोपिया तुम्हारा कब होता है, जब तुम्हारे सामने की नजर कमजोर होती है। जैसे जिन बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, जिसको मायोपिया है, समझ रहा, मुझे मायोपिया है, ये सामने वाली नजर कमजोर होती है, उसको मायोपिया बोलते हैं कि सामने वाली चीज नहीं दिखती। उसको उसमें कौन सा करेक्टिव लेंस लगेगा, तो मायोपिया में तुम्हारा करेक्टिव लेंस लगेगा कनकेव लेंस लगेगा, कनकेव लेंस लगेगा। अब इसका करेक्शन डायग्राम ये वाला पूछेगा। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, जिसकी दूर की नजर कमजोर है, जैसे हमारे पेरेंट्स, उनको दूर की नजर से नहीं दिखती, तो उसमें कन्वेक्स लेंस लगेगा। उसमें तुम्हारा क्या होता है, ये वाला करेक्टिव लेंस लगता है तुम्हारा, कन्वेक्स लेंस लगता है। और इसको हाइपरमेट्रोपी, जिसका दूर की नजर, एक होता है प्रेस बायोपिया, जो हमारी दादी वगैरह का होता है। ये दोनों कमजोर, दोनों गए, तो प्रेस बायो कनकेव प्लस कन्वेक्स दोनों लग जाता है वहां पे। तो ये तुम्हारा प्रेस बायोपिया, तो इसमें दोनों लेंस साथ में लगते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा कनकेव लेंस है और ये तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है। याद कैसे रखोगे, एक लेंस में केव बना हुआ, केव मतलब क्या होता है, गुफा, तो केव बना हुआ तो मतलब इस कन्वेक्टिव लेंस है, और जिसमें केव नहीं बना वो कन्वेक्स है। ठीक है, अब इसका करेक्शन डायग्राम ये हो गया। अब करेक्शन डायग्राम तुम्हें कभी पूछ जाता है कि नॉर्मल डायग्राम क्या है, नॉर्मल डायग्राम में तुम्हारा क्या लेंस नहीं रहेगा, लेंस नहीं रहेगा, तो ये जो तुम्हारे रेज हैं ये यहां पर आ जाएंगे, यहां पर क्या है, अब ये सीधा यहीं पर मर्ज होंगे। पहले ही काट दिया, पहले काट दिया, इमेज तो यहाँ रेटिना में बननी चाहिए, पहले काट दिया मतलब गलत हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा नॉर्मल है, मेन करेक्शन डायग्राम तुम्हें याद रखना। ठीक है, नॉर्मल डायग्राम। अब नॉर्मल डायग्राम तुम्हारा इसका क्या हो सकता है, इसका डायग्राम जैसे ऊपर ऊपर जाए तो ये बिल्कुल ऊपर ऊपर आएगा, ऊपर ऊपर आएगा, तो ये काटने का जगह अंदर काट देगा, मतलब यहाँ काटने का जगह ये अंदर काट देगा, यहाँ पर ऐसे यहाँ काट देगा, तो यहाँ बननी चाहिए इमेज, अभी यहाँ काट दिया तो यहाँ भी गड़बड़ हो गई। तो ये होता है करेक्शन डायग्राम। तो ये दोनों नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। ठीक है, इसको नोट कर लेना अच्छे से, इसको नोट कर लेना। ठीक है, दोनों को नोट कर लेना। अब हम लोग आगे आते हैं, इसको इरेजर को हटा दो, आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या, आगे तुम्हारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। अब इसमें तुम्हारा बोलता है कि कौन से कलर सबसे ज्यादा होते हैं। अब कलर पे से क्वेश्चन आएगा, डिस्पर्सन ऑफ। सबसे पहले तुम्हें प्रिज्म दे दिया जाएगा, अब बोलेगा इस तरीके से एक रह गई, ठीक है, रह गई। अब कितने कलर में डिवाइड हुई, अब सबसे ऊपर वाला कलर कौन है, नीचे वाला कलर कौन है, जिसको तुम ऐसे याद रखोगे। नीचे से लिखोगे ऐसे विब ग्योर, नीचे से लिखोगे विब, अरे को ऐसे कहीं पर जगह नहीं, यहाँ पर विब, VIV विब, GYOR विब ग्योर। विब ग्योर का मतलब क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, विब ग्योर रखोगे, और सबसे नीचे तुम्हारा क्या वॉयलेट रहेगा, सबसे ऊपर रेड रहेगा। क्लियर वाली बात है, इसको तुम याद रखोगे इस तरीके से। उसको तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या है, व्हाइट लाइट गई एक प्रिज्म के अंदर घुसी, अब यहाँ तुम्हारा क्या रेड और वॉयलेट में कन्वर्ट हो गई, फिर ये रेड वॉयलेट दूसरे प्रिज्म में घुसी, और फिर क्या है बेचारा ये फिर एक बन के निकल गया। तो ये 2 प्रिज्म क्या है, एक ने इसको एक व्हाइट रंग को 7 बनाया और 7 को फिर घुसा के फिर एक बना दिया। तो ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट होती है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये डायग्राम इससे जनरली डायग्राम ही आता है। ठीक है, उसको तुम्हारा क्या डायग्राम ऑफ ह्यूमन ये बनाने आएगा भैया, नहीं आएगा। पूछा जाएगा कि सेलेरी मसल का क्या होता है, सेलेरी मसल का क्या काम होता है, चेंज फोकल लेंथ ऑफ आई। ठीक है, रेटिना में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होती है। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ये ब्रेन को ले जाता है इमेज। ठीक है, ब्रेन तक इमेज ले जाता है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, अब ये सारी चीजों पर नहीं आता, जरा पुपिल वगैरह पे नहीं आता, कॉर्निया वगैरह पे उतनी चीजें नहीं आती, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा ये वाला डायग्राम आता है, ये तुम याद रखना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, और एंगल ऑफ इमरजेंस वाला, ये वाला इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाता है। फिर आगे तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, वहां पर तुम्हारा वहीं पर करेक्शन डायग्राम से खत्म। अब ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें तुम्हारा क्या, सबसे पहले सोलेनॉइड आएगा। व्हाट इज सोलेनॉइड, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का आएगा, एक 3 मार्क का, एक 2 मार्क का। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता है व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या था, सोलेनॉइड इज ए हेलिकली वुंड कॉइल सराउंडेड बाय अ सॉफ्ट आयरन कॉइल। अब एक कोई आयरन कॉइल है, मान लो कि कोई ऐसे कॉइल है, तो उसको सोलेनॉइड बोलेंगे। ठीक है, वो सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड में क्या होता है, जैसे इसमें क्या करता है, आयरन का ऐसे करके पास करते हैं, कोई लोहा ले लिया, इसको ऐसे करके पास किया, तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो करंट फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, करंट फ्लो होता है, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। कोई भी सोलेनॉइड जलाता है, उसमें अगर करंट देंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा। और ऐसे करके अगर किसी चीज को मान के चलो ये सोलेनॉइड है, ध्यान से देखना, अगर मान के चलो इसमें प्लस माइनस में अगर हमने करंट दे दिया, इसमें अगर मान लो इसमें करंट दे दिया, तो ये मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, ये मैग्नेट बन जाएगा। और मान लो इसी आयरन को ऐसे कर दिया, ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, यहां पर करंट आने लगेगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सोलेनॉइड हो गया। उसके बाद तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब तुम्हारा लेफ्ट हैंड रूल है। अब इसमें तुम्हारा क्या होता है, ये करंट देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब करंट देखने, जैसे कि मान के चलो कोई तार है, अब इस तार में करंट मान के चलो नीचे जा रही है, करंट नीचे जा रही है, ये तुम्हारा तार है, इसमें करंट नीचे जा रही है, करंट नीचे जा रही है, मैं समझता हूं करंट नीचे जा रही है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जैसे राइट हैंड है ये, अब करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे हम इस तरह से। अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करें, मतलब ऐसे करेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगी कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा ऐसे करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो वही तुम्हें पता करता है कि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो करंट अगर नीचे जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है।
हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टी क्या होती है, तुम 3-4 प्रॉपर्टी याद रखना कि दे आर क्राउडेड एंड पोल्स, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये डायग्राम याद रखना, ये डायग्राम आता है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा क्या कि वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला मैं थोड़ा सा आगे जाके समझा दूंगा कि चीज क्या होती है। इसमें तुम्हारा क्या होता है कि कोई जब कोई भी इसमें वायर में करंट फ्लो होता है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ कंपास को जैसे पास लाते हैं वहां डिफ्लेक्शन बढ़ने लगता है। मैं आगे में डिटेल में समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो ये तुम्हारी चीज होती है, ये डायग्राम याद रखना। उसका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कुछ नहीं बोलता कि इस तरीके से ऐसे रहता है, अब बोलता है ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। यहां देखो, फादर फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। अब फादर का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये तुम्हारा क्या होता है। अब यहाँ पर मदर का मतलब मोशन। अब मोशन, ये मोटर वगैरह घूमती तब काम आती है, ये जनरली पूछा नहीं जाता कि मोटर वगैरह घूमती तब वहां ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखो मेन यहां से क्वेश्चन बनेगा, मेन क्वेश्चन यहां से बनेगा, देख लो यहां से मेन क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। यहाँ स्टार मार्क कर लो। अब तुम्हारा क्या दो तरीके की चीज होती है। पहला तुम्हारा डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इंक्रीज व्हेन द करंट इन वायर इंक्रीज। अब मान लो कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अब कंपास को जैसे सामने लाएंगे। अब मान के चलो पहले यहाँ 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा था, तो डिफ्लेक्शन इतना ही था। अब इसी करंट को बढ़ा के हम 2 एम्पियर करेंगे तो डिफ्लेक्शन जस्ट डबल हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, मतलब और डिफ्लेक्ट होने लगेगा। समझ बात को, करंट आधा कर देंगे, करंट मान लो 0.5 एम्पियर कर दिए तो करंट क्या हो, डिफ्लेक्शन आधा हो जाएगा। तो ये तुम्हें याद रखना कि डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास जैसे करंट बढ़ेगा, करंट एम्पियर ए बढ़ेगा, वैसे तुम्हारा क्या डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को, ये तुम्हें पता नहीं। अब डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल बिकम अपोजिट व्हेन करें। अब जैसे मान लो कि चलो डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा कर दिया, करेक्ट डायरेक्शन पहले मान के चलो करंट पहले ऐसे जा रही थी तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन इधर साइड हो रहा था, ठीक है। अब करंट को हम इधर कर दे, उल्टा हो जाए, डिफ्लेक्शन तुम्हारा उल्टा इधर साइड होने लगेगा। समझ रहे बात को। और जैसे दूर ले जाएंगे, जैसे इससे डिस्टेंस भी क्रिएट करेंगे, जैसे मान के चलो ये कंपास को हम यहां ले गए, कंपास यहां से यहां आ गया तो ये डिफ्लेक्शन भी कम होने लगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहीं पर रहती, कम होने लगेगी। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा था। उसका तुम्हारा आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या कि लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। अब तुम थोड़ा सा याद रखना, ये न्यूमेरिकल बनेगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, अब इससे न्यूमेरिकल जनरली बनेगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा मान के चलो ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, ये जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। कोई भी चीज लेके पहले समझ लो, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये वाला जो पी जो लिखा हुआ है ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है। इसको पी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, उसका तुम्हारा क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ दूर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, ठीक है। जो पूरा उसका सेंटर रहता है, कोई सर्कल ही होगा मिरर है तो कोई सर्कल, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधे हाइट पर वो तुम्हारा फोकल लेंथ रहता है, फोकस जिसको बोलते हैं, वो तुम्हारा फोकल लेंथ एफ रहता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा क्या फोकल लेंथ और सेंटर, ये सारी चीजें खत्म होगा। अब इससे हमें मतलब नहीं, हमें इतना पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा तुम्हारा फोकल लेंथ होता है, इससे हमें मतलब होना चाहिए। क्लियर वाली बात है, ठीक है। अब अब रे डायग्राम तुम क्या करोगे, अब मान के चलो ऑब्जेक्ट तुम्हारे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब लाइट इंफिनिटी से आएगी तब इमेज कहां बनेगी। अब लाइट मान के चलो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ए बी खड़ा है, ए बी खड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तब तुम्हारा इमेज कहां बनेगी, तो ए डैश बी डैश इमेज है। तो वही तुम्हें 6 इमेज अच्छे से कॉपी पेन लेके नोट करना, सारी चीजें याद कर लेनी, ठीक है। कि मान के चलो तुम्हारा, जब मान के चलो तुम्हारा इमेज है, अब तुम्हारा इमेज मान के सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है, वो भी उल्टा है, इरेक्ट है, तो अब तुम्हारा इमेज कहां बनेगी। अब इमेज वहां पर देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है, तब तुम्हारा इमेज का ऑब्जेक्ट मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज यहां पर बन रही है, ठीक है। तो ये तुम्हें सारे 6 तुम्हें नोट कर लेना, इससे तुम्हें न्यूमेरिकल बनाने में मदद मिलेगी। मैं आगे बताऊंगा, इसको नोट कर लेना, पहले सब कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा क्या कि इमेजेस फॉर्म बाय तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर दो ही केस बनते हैं, एक ये केस और एक ये केस, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या कि मिरर फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनेंगे। मिरर फॉर्मूला तुम्हारा क्या था, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/b का मतलब क्या होता है, v का मतलब, अब देखो एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक होता है इमेज डिस्टेंस, और एक तुम्हारा होता है फोकल लेंथ। क्लियर वाली बात है। और ये मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, h डैश बाय h, ए डैश का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस बी बाय यू। क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा क्या यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का यूजेस क्या होता है, ये तुम्हें पूछ लेता है। अब बच्चा कंफ्यूज, भैया क्या यूज होता है, सब मिरर तो एक जैसे होते हैं। कनकेव मिरर का यूज तुम्हारा सेविंग वगैरह में होता है, जब तुम्हारे फादर दाढ़ी वगैरह बनाते हैं वो कनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर का क्या यूज होता है भैया, तो मैग्नीफाइंग ग्लास तुमने देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह तुमने देखा होगा, जो तुम्हें थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता है चीजों को। जैसे तुमने देखा होगा चम्मच को उल्टा करके रखना तो तुम्हारा मैग्नीफाई हो जाएगा, तो वो तुम्हारा कन्वेक्स मिरर का यूज होता है वहां पर। क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है कि अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तुम्हें पता है, दो लॉज याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। कोई मारा टॉर्च लेके तो यहाँ पर इस तरीके से लाइट चलेगी तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बराबर होता है दोनों, तो ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक था। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन थोड़ा सा जब कट किया होता है, देखो अब रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, ये दूसरा लॉ बराबर ही होता है। और पहला लॉ स्नेल लॉ होता है। स्नेल लॉ पता है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो तुम्हारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब कि देखो मान के चलो ये गया लाइट आई, अब ये दूसरा तुम्हारा रेयर मीडिएट था और ये डेंसर मीडियम मतलब एक कांच समझ लो। अब ये लाइट को तो ऐसी निकल जानी चाहिए थी, पर क्या ये बेंड हो गई, जितना बेंड हुई साइन आई रेशियो साइन आर तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा होगा। अब हम लोग आगे आएंगे, आगे तुम्हारा क्या है रिफ्लेक्शन। तो अब देखो ये तुम्हारा ग्लास प्रिज्म वाला डायग्राम आता है, ये तुम कर लेना,
ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल आते हैं, कम आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज इक्वल टू v1 बाय v2 हम लोग मानेंगे। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं बाय 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो ये डायग्राम तुम्हारा आता है, इंपॉर्टेंट है, पहले तुम ये देख लो। उसके बाद यूजेस ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्टैक्ट लेंस में यूज किया जाता है। जैसे आंख में जो चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं, क्लियर है, उसमें यूज किया जाता है। अब कन्वेक्स का यूज कहां होता है, वो माइक्रोस्कोप वगैरह बनाने में होता है उसका यूज। ठीक है, क्लियर वाली बात, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, इमेजेस फॉर्मेशन बाय, अब जैसे तुमने क्या मिरर में क्या था वैसे लेंस में करना है, तो लेंस में करा, जैसे तुम्हारा क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर वही है, फोकस वही है, सब कुछ वही है। ठीक है, F1 F2 करके वहां बन गया। अब F1 F2 क्यों है, अब मान लो F1 F2 का मतलब क्या, देखो मेरी बात समझना। अब F1 F2 मतलब दोनों साइड है, यहाँ पर समझ रहे बात को, तो यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ दोनों साइड F1 F2, क्योंकि दोनों चीजें लेंस है ना। मिरर था पहले एक ही साइड था, अब यहाँ दोनों साइड हो गया, तो ये तुम्हें 6 बना लेना। ठीक है, इससे तुम्हारा आएगा। ठीक है, और उसी तरीके से तुम्हारे इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव लेंस से भी यही दो चीजें, तो इसको तुम कर लेना। फिर पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस तुम्हारा क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर। अब पावर को डायोप्टर में नापते हैं। ठीक है, 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर, फोकल लेंथ को मीटर में लेना, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में लेना, तब तुम्हारा डायोप्टर, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल आएंगे। और फिर लेंस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आएंगे कि 1 बाय v माइनस 1 बाय इज इक्वल टू 1 बाय, उल्टा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो उल्टा होता है, तुम न्यूमेरिकल फॉर्मूला नोट कर लो, जब न्यूमेरिकल है पेपर लिखा वीडियो में न्यूमेरिकल दे दिया मैंने। ठीक है, तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया। उसका तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या भाई, इससे सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, मैं फिर बता दूं, इससे सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे। क्या क्या आएंगे क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तुम्हारा क्या आएगा, सीरीज और पैरेलल न्यूमेरिकल आएगा। तो सीरीज तुम्हारा क्या, R इक्विवेलेंट तुम्हें पता है, R1 + R2 + R3, और तुम्हारा R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है, 1 बाय R1 + 1 बाय R2 + 1 बाय R3। इसमें एक अच्छा फॉर्मूला होता है, मैं बता रहा हूं। R रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है, 1 बाय R, तुम क्या लिखते हो, 1 बाय R1 + 1 बाय R2, ऐसे लिखते हो। अब जब भी दो रेजिस्टेंस है ना, तुम इस तरीके से करना, 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 × R2 बाय R1 + R2, इस तरीके से शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देना। समझ रहे बात, तो ये फॉर्मूला शॉर्टकट वाला अच्छा फॉर्मूला। ठीक है, अब तुम्हारा ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ तुम्हें पूछा नहीं जाएगा, ओम्स लॉ पर क्वेश्चन आएंगे। ये इसका बीआई ग्राफ बनता है, जैसे ओम्स लॉ, जैसे तुम्हारा करंट इधर जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इधर, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके एकदम मिडिल में चलेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है रेजिस्टेंस। समझ रहे बात को, तो ये तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट, ये बीआई ग्राफ इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, फैक्टर ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। भाई साहब छप गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारा कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तुम्हारा क्या कि नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर क्या है मटेरियल, वो प्लास्टिक है, कहीं ये प्लास्टिक है, मान लो करंट फ्लो नहीं होगी। अब मान के चलो मेटर होता है, करंट फ्लो होता है, पहले नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा क्या, टेम्परेचर, कितनी गर्मी है कितनी सर्दी है, गर्मी रहेगी ज्यादा तो करंट कम फ्लो होगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सर्दी रहेगी तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। दूसरी चीज फिर तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना मोटा है, जितना मोटा तार रहेगा उतना अच्छे से करंट फ्लो होगा, जितना जगह रहेगा उतना ज्यादा करंट जाएगी ना, तो जितना मोटा रहेगा तार रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ, और उसके बाद लेंथ ऑफ पार्ट, जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना लेंथ रहेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मान लो तुम्ही को किसी कमरे में जाना, तो यहां से यहां तक जाना है, तो जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना तुम्हें जाने में दिक्कत होगी, तो ऐसे ही करंट को जाने में दिक्कत। जितना लेंथ ऑफ वायर रहेगा, किस पे डिपेंड करती है, अभी बता रहा हूं। सबसे पहले क्या, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल का नेचर क्या है, टेम्परेचर, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ कितनी है वायर की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके कुछ फॉर्मूला है, R = V/I, R = V²/P, और R = ρL/, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल आएंगे, ये मेन फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद पावर, पावर से भी आएगी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन कई बार बोलते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, वो अपोज करता है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, अब पावर क्या था, पावर का VI वाला फॉर्मूला था पहला, P = VI, P = V²/R, और P = I²R। इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल बनेंगे। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, I²RT। सबसे पहले तुम्हारा देखो जूल्स हीट, अब पूछता बोलता है कि स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स क्या, लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है तुम्हारा, हीट जब भी कोई चीज में निकलती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर होती है, स्क्वायर ऑफ करंट। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये कितना टाइम लगा, ठीक है, टाइम लगा, तो H = I²RT, तीनों से प्रोपोर्शनल है, तो I²RT बन गई। अब हीट जैसे आयरन कर रहा है, तो वो क्या होता है, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ऐड हो जाता है। हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ करंट क्या होता है, पूछ लेता है व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो नोट करना, मैं बता रहा हूं। Heating effect, when current passes through a conductor due to resistance, some heat is developed in the conductor. This phenomena is known as heating effect of electric current. क्लियर वाली बात है, इसको नोट कर लो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, अब इलेक्ट्रिसिटी से, अब देखो ये वाला तुम्हारा न्यूमेरिकल आते हैं कि कोई भी वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, और लेंथ L। अब उस वायर को खींच दिया, अब खींच दिया तो लेंथ 2L हो गई, L से 2L। मान के चलो कोई ऐसी वायर है जो खींचा जाती है, तो मान के चलो अगर खिंचा दी तो L डबल हो गई, लेकिन L डबल हो गई तो वायर तो पतली हो गई, तो एरिया क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो ये A/2 लिखा, अब इससे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, तो वही वाला तुम्हारा R = ρL/A वाले फॉर्मूले से बनेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, चार्ज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि Q = NE, Q = IT।
ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आती है, फॉर्मूला याद रखना उसका, Q इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इससे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं, फॉर्मूला याद रखना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये 12th में बहुत काम आता है लेकिन अभी 10th में भी आ जाता है कभी कभी फॉर्मूला इससे। ठीक है, तो ये याद रखना। उसका तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारा क्या आवर एनवायरनमेंट। अब बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने बायोलॉजी के चैप्टर्स पे। हमने पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री खत्म कर ली है। देखो यार, तुम्हारा सबसे पहले यहां समझ लो, तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें तुम्हारा 25 मार्क्स की केमिस्ट्री होती है, 25 मार्क्स की फिजिक्स होती है और 25 मार्क्स की बायोलॉजी होती है। टोटल 75 हुए। बाकी के तुम्हारे 5 नंबर तुम्हारा आता है आवर एनवायरनमेंट चैप्टर, जो हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं बायोलॉजी के चैप्टर में। ठीक है, हमने 25-25-50 का कंफर्म कर लिया, ये 5 नंबर का आवर एनवायरनमेंट है, बाकी 25 नंबर का बायोलॉजी हम लोग कंफर्म करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतनी चीज तुमने समझ ली। अब आवर एनवायरनमेंट चैप्टर इजी है भाई, 2 पेज में 5 नंबर कंफर्म है। कैसे होंगे भाई ये कंफर्म? सबसे पहले आवर एनवायरनमेंट चैप्टर 5 नंबर का आएगा तुम्हारा, एक 2 मार्कर आएगा और 3 एमसीक्यू आते हैं, कभी कभी 3 मार्कर भी इससे आ जाता है। ठीक है, समझो चीजें क्या होती है। आवर एनवायरनमेंट का मतलब तुम्हारा क्या होता है, कुछ डिफिनेशन आती है। डेफिनेशन क्या है तुम्हारा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम इज एन एनवायरनमेंट दैट मल्टीपल ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन ईच अदर टू फॉर देयर ओन फूड। ठीक है, फूड के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उसको एक इकोसिस्टम बोलते हैं। तुम्हारा एक्वेरियम है तो इकोसिस्टम है, एक्वेरियम मछली वाले घर देखो, उसको एक इकोसिस्टम बोलते हैं। तुम्हारा कोई गार्डन है तो इकोसिस्टम है। ठीक है, दूसरा तुम्हारा फूड चेन। फूड चेन तुम्हारा क्या होता है, फूड चेन यही वाला फूड चेन। जैसे क्या है कि वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड इज नोन एज फूड चेन। और मल्टीपल फूड, जैसे 10 तरह के फूड चेन रहेंगे। कोई सांप है, किसी फूड चेन में तुम्हारा ईगल हो सकता है, किसी फूड चेन में कुछ और होगा, तो उसको फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 डेफिनेशन आते हैं तुम्हारे। ठीक है, अब तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रॉपिक लेवल है। ट्रॉपिक लेवल क्या होती है, ट्रॉपिक लेवल ध्यान से समझना, समझाने के लिए वीडियो बनाई। देखो यार, ये तुम्हारा सन है। अब सन से क्या होता है, प्लांट जो होते हैं, जो तुम्हारा प्रोड्यूसर जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोलते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या होता है, सन से जो एनर्जी निकलती है उसकी 1% एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब 1% एनर्जी भी सन की, सन में तो बहुत एनर्जी है भाई, बहुत बड़ा है सन, तो उसकी 1% एनर्जी भी जो होती है वो 10,000 जूल के बराबर होती है। अब कोई कंफर्म नहीं कितनी जूल है, हम मानते हैं 10,000 जूल है। ठीक है, तो मान के चलो प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी आई वो 1% ऑफ सन है, वो 10,000 जूल है, मान के हम चलते। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, अगले लेवल पे जैसे जाएगी, मान के चलो ये तुम्हारा गाजर का प्लांट था, ये प्लांट है, अब इसको रैबिट खा गया। अब रैबिट जैसे गाजर को खाया, इसमें 10,000 जूल थी, अब इसको 10% एनर्जी कट के मिलेगी, इसकी 10% एनर्जी कट जाएगी, 10% एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब 1 जीरो, इसमें से 1 जीरो कट के मिलेगा रैबिट को। तो मतलब रैबिट को 1000 जूल ही मिलेगी, इसको खा लिया तो 1000 जूल ही मिली। अब रैबिट पर स्नेक की नजर थी, अब स्नेक ने रैबिट को खा लिया, अब यहां पर फिर 1 जीरो कटा, अब बेचारे को 100 जूल ही मिली। जो तुम्हारा सेकेंडरी कंज्यूमर था, अब तुम्हारा ये प्राइमरी कंज्यूमर था, तो रैबिट था, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब बेचारे इसके पास, स्नेक के पास 100 जूल थी। ठीक है, अब तुम्हारा क्या है कि सेकेंडरी कंज्यूमर, अब टार्शियरी कंज्यूमर जो ईगल है, इसकी नजर थी स्नेक पे, अब स्नेक को ईगल ने खा लिया, फिर 1 जीरो कटा, अब ईगल को 10 जूल मिली। अब पता चला क्या, कोई, अब मान के चलो कोई और जानवर रहेगा, कोई लायन वगैरह है, अब उसने ईगल को पकड़े खा लिया, तो बेचारे लायन को 1 जूल ही एनर्जी मिलेगी, तो मतलब उसको 10 ईगल खाने लग पड़ेंगे भूख मिटाने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो ये तो होता तुम्हारा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, कि तुम्हारा प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टार्शियरी। तुम्हारा इंपॉर्टेंट, यही तुम्हारे पेपर में आएगा। ठीक है, ये 10% ऑफ एनर्जी कैसे ट्रांसफर, 10% एनर्जी रिड्यूस होती है फॉर when going to the going on up on ट्रॉपिक लेवल, मतलब जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर जाते हैं 10% एनर्जी कम होती जाती है। समझ रहे बात को? ये तुम्हारा पहला। दूसरा तुम्हारा क्या आएगा टॉपिक, बायोमैग्निफिकेशन। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच केमिकल और पॉल्यूटेंट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन एज इट मूव अप ऑन फूड चेन। कोई भी फूड चेन है, जैसे ये फूड चेन है, अब ये बंदा जैसे केमिकल छिड़क रहा है, ये तुम्हारा कॉलीफ्लावर है, कैबेज वगैरह, कैबेज होता है, बंदा को भी देखा होगा, तो कैबेज में क्या कर रहा है, केमिकल छिड़क रहा है। ये केमिकल क्या है, कैबेज के प्लांट में क्या, बड़ा होगा। अब इसमें जैसे पानी पड़ी, अब पानी पड़ी तो ये प्लांट बह के माउंटेन के थ्रू होकर ये पानी में आ गया। अब पानी में क्या हुआ, मछली में केमिकल लग गया, पानी में था तो ये मछली पास आ गया, अब मछली भी केमिकल को खा रही है। अब यही मछली को बाजार से खरीद के इंसान खा रहा था, मतलब घूम के फिर यहीं पर ये आ रही है, और कॉन्सेंट्रेशन पहले ये इसने थोड़ा सा डाला, अब ये डेली थोड़ा थोड़ा डाल रहा है, मतलब पानी में इसने थोड़ा सा डाला एक बार में, ये डेली डाल रहा है, क्योंकि पानी में डेली जमा हो रहा है। डाला इसने, मान के चलो 2 ml डाला, मैं मान के चलता हूँ पानी में डेली 2 ml मिल रहा था, पानी में 200 ml हो गया, 200 ml हो गया। मछली इसको खा ली, अब मछली इसको खा ली, तो मछली के पास एक बार में क्या, डेली जा रहा है मछली के पास, तो मछली का पेट में हो सकता है 2,000 ml हो जाए। अब जब इंसान के पेट है, इंसान 2 मछली खा रहा है, तो और बढ़ जाएगा, वो 2 लाख ml हो जाएगा। अब सारा प्रॉब्लम तो इंसान को इससे, तो इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। समझ रहे? इसको फूड, इससे फूड चेन भी पूछेगा, तो पेस्टिसाइड फील्ड में गया, फील्ड से तुम्हारा वाटर में गया, वाटर से फिश में गया, फिश से वुमेन में गया, इसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे, आगे तुम्हारा क्या, हेरिडिटी। अब इससे हेरिडिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी को, क्योंकि हेरिडिटी इजी चैप्टर है। ठीक है, हेरिडिटी इजी चैप्टर। ठीक है, हेरिडिटी में क्या क्या तुम्हारा, सबसे पहले डिफाइन क्या आएगा, डिफाइन करने आएगा हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होती है, फिर क्रोमोसोम, जीन। अब ये सारे डेफिनेशन ना तुम क्या करना, गूगल से लिख लेना, और तुम्हारा रेसेसिव जीन और तुम्हारा डोमिनेंट, रेसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट में तुम्हारा डिफरेंस आएगा। तो रेसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट का तुम्हारा, डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट का तुम डिफरेंस
कर लेना, समझ रहे बात को क्या क्या होता है, ठीक है। F1 जनरेशन F2 जनरेशन तुम्हारी अलग चीज होती है, कुछ चीजें होती है, मैंने तुम्हें पहले बता दिया, ठीक है। तो इनका डेफिनेशन तुम पहले लिख लेना गूगल से। दूसरी तो तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या कि हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइन, कि वो बॉय होगा कि गर्ल होगा। तो ये टेबल तुम याद रखना कि 50% अगर तुम ये टेबल बना दो पूरे नंबर मिल जाएंगे। 50% गर्ल होगा, 50% बॉय होगा, ठीक है। जब तुम्हारा 44 प्लस एक्सेस बनता है तब तुम्हारा गर्ल होता है, और 44 प्लस एक्स वाई बनता है तो बॉय होता है। अब यहाँ दो चीज होती है, ध्यान रखना। अब देखो कभी भी तुम्हारा मदर, जब भी मदर रहती है तो मदर का जो क्रोमोसोम रहता है तुम्हारा, तो वो हमेशा 22 प्लस, अब कलर में बदल लेता हूं यार, नजर नहीं आ रहा। मदर का जो हमेशा रहता है वो 22 प्लस वाई रहता है, ठीक है। अब वो फादर पे डिपेंड करता है कि 22 प्लस वो एक्स देंगे या 22 प्लस वाई देंगे। अगर मान के चलो एक्स दे दिया तो एक्स वाई मिलकर तुम्हारा बॉय बन जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई बन जाएगा। और 20 अगर मान लो वाई दे दिया फादर ने तो 44 प्लस तुम्हारा वाई वाई बन जाएगा, मतलब तुम्हारा गर्ल चाइल्ड बन जाएगा, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। क्लियर वाली बात है। इससे क्वेश्चन आते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट तुम्हारा F1 F2 क्रॉस। F1 F2 क्रॉस क्या होता है भैया? अब पी प्लांट पे हमेशा क्वेश्चन आता, भाई साहब छप गया। अब ये तुम्हारा बनता कैसे ये तुम देख लो। पी प्लांट पे हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेपर लीक वाली वीडियो में बताया। अब यहाँ F1 जनरेशन होता है, 2 जनरेशन इसमें होते हैं। अब पी प्लांट है, अब 2 तरह के पी प्लांट है, समझना मत। ये ग्रीन वाला पी प्लांट जो है ये राउंड है और ग्रीन है, गोल भी है और ग्रीन है, और ये थोड़ा खुरदरा टाइप का है, ये रिंकल्ड है पर येलो है। अब दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे, दोनों को मान के चलो क्रॉस कराया, किसी भी तरीके से क्रॉस हुआ, ये भी एक फादर मदर होंगे, क्रॉस करा दिया, चलो दोनों को जब हमने क्रॉस कराया तो अब क्या हुआ कि एक तुम्हारा के ये तुम्हारा मिल गया। अब आर एक यहां से एक आर मिला। अब तुम ध्यान देखना, यहां से एक आर मिलेगा, ये F2 के लिए डिजाइन बना रखा है, ये डिजाइन ध्यान मत देना। यहां से एक आर मिला, यहां एक आर मिला, यहां से एक छोटा आर मिला, एक बड़ा आर, देखो पहले ध्यान देना, एक बड़ा आर यहां से आया, एक छोटा आर यहां से आया, फिर एक बड़ा वाई यहां से आया, एक छोटा वाई यहां से, मतलब चारों मिलके F1 में क्या होगा, चारों कैरेक्टर तुम्हारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो बड़ा रहेगा उसके कैरेक्टर आएंगे। जैसे बड़ा क्या था तुम्हारा, बड़ा राउंड था और येलो था, तो राउंड येलो वाला बच्चा पैदा हो जाएगा। क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट। अब जब F1 F2 ऐसे 2 बच्चों का क्रॉस होगा, अब ये बच्चा मिल गया। अब जब इनको F1 F2, अब ये तुम्हारा F1 हो गया और ये तुम्हारा F2 हो गया। अब F1 F2 दोनों को जब क्रॉस कराया गया, वैसे 2 बच्चे हैं मान के चलते हैं। अब F1 F2 को जब क्रॉस कराया गया तो इसको किस तरीके से लिखना मैं बता दे रहा हूं, ये इस तरीके का। अब तुम्हारा क्या देखो, अब तुम्हारा आर, अब देखो इसको ऊपर वाले से कैसे निकालना। अब देखो सबसे पहले तो देखो ऊपर वाला का सबसे पहले तुम्हारा आर वाई, अब बड़ा आर है छोटा वाई है, छोटा आर है बड़ा वाई, क्लियर वाली बात है। अब पहले तुमको बड़ा आर के साथ छोटा वाई लेना, बड़ा आर के साथ, देखो बड़ा आर के साथ एक बड़ा वाई ले लिया, मान के चलते बड़ा आर के साथ एक बड़ा वाई ले लिया, बड़ा आर ले लिया, एक बड़ा वाई ले लिया, इधर वाला एक इधर वाला, ठीक है। अब बड़ा आर के साथ फिर एक छोटा वाई लेना, बड़ा आर के साथ एक छोटा वाई ले लिया, उसी तरह से यहां पर रिपीट किया, पहले छोटा आर लिया, फिर छोटा आर के साथ बड़ा वाई लिया, और छोटा आर के साथ छोटा वाई ले लिया। तो इसी तरीके से 4 को तुमने बना लिया, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो मैंने मेथड बताया, ये बड़ा आर लिया, फिर बड़ा वाई लिया, फिर बड़ा आर के साथ छोटा वाई लिया, फिर छोटा आर के साथ बड़ा वाई लिया, और छोटा आर के साथ छोटा वाई लिया, ठीक है। तो इस तरीके से यही लिख लिया, यहां पर लिख लिया। अब इन दोनों क्रॉस कर लिया कि आर वाई बना, तो आर वाई और आर वाई बना के आर आर वाई वाई बन गया। फिर ये आर वाई और आर छोटा वाई मिला के आर वाई छोटा वाई बन गया। अब जो कैरेक्टर बड़ा रहेगा उसका क्या डोमिनेंस रहेगा। जैसे तुम्हारा क्या, यहां बड़ा आर है, तो अब जितना बड़ा आर है, जो लेटर बड़ा रहेगा उसका डोमिनेंस रहेगा। क्लियर वाली बात है। ये तुम ग्राफ बना दोगे और यहां पर तुम गिन के कभी कभी इससे रेशियो पूछ लेता है, तो रेशियो तुम्हें दिमाग में रहेगा, तुम रेशियो लिख लोगे कि 3:2 है, 4:5 है, तो ये रेशियो तुम्हारे दिमाग में रट लेना, यही वाला सेम आता है, तुम लिख देना, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे तुम्हारा क्या लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस तुम्हारा क्या आता है, हार्ट वगैरह आता है, हार्ट नेफ्रॉन बहुत सारी चीजें आती है। पहले कुछ चीजें दिमाग में रखना। लाइफ प्रोसेस में तुम्हारा क्या होता है, 2-3 चीजें होती है। सबसे पहले तुम्हारा प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फिर मैं आगे पूरा चार्ट दिखाऊंगा, तुम्हारा पूरा चार्ट दिखाऊंगा, पहले सुनो। सबसे पहले तुम्हारा प्रोटीन से रिलेटेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम होता है। सबसे पहले बोलता है पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है। पेप्सिन क्या करता है, तुम्हारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये पेप्टोड्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोड्स में कन्वर्ट करता है। इन्हीं पेप्टोड्स को ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पर ये पेप्टोड्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड्स में। तो दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ये क्या करता है, पेप्टाइड्स में प्रोटीन को क्या अमीनो एसिड्स में और तोड़ देता है। जैसे ये प्रोटीन है तो इसको पेप्सिन थोड़ा सा तोड़ा, पेप्टोड्स में कन्वर्ट किया, अब ट्रिप्सिन उसको पेप्टाइड्स में अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर वाली बात है। तीसरी चीज तुम्हारा लाइपेज। लाइपेज का क्या काम होता है, फैट्स को डाइजेस्ट करना, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट्स करता है, ठीक है। और तुम्हारा सेलेवरी एमएलएस, सेलेवरी इसको एमएलएस भी बोलते हैं, सेलेवरी एमएलएस भी बोलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन में काम करने में आता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब तुम्हारा कुछ चीजें यहां पर है, बहुत सारे डेफिनेशन है, इसको मैंने इस पेज में बताया। इस पेज में मैंने बताया कि यहां पर क्या क्या। सबसे पहले तुम क्या करोगे, कॉपी पहले नोट करो। सबसे पहले डाइजेस्टिव मैकेनिज्म, मैंने जो तुम्हें बताया कि किसका क्या फंक्शन है, ये तुम नोट करोगे। दूसरा काम तुम क्या करोगे, दूसरी चीज तुम नोट करोगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट नोट करोगे, ठीक है। तीसरी चीज तुम नोट करोगे पेरिस्टाल्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है। चौथी चीज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो मच्छर वगैरह में होता है, ठीक है। चौथी चीज तुम क्या करोगे, सेप्रोट्रोपिक करोगे, सेप्रोट्रोपिक ईस्ट वगैरह में होता है, पूरा डेफिनेशन करा। उसको तो होलोजोइक जो ह्यूमन बीइंग होता है, ये नोट करोगे, ठीक है।
उसके तुम्हारा क्या रेस्पिरेशन, ये सब कम इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सब कम इंपॉर्टेंट है, इसको चाहो तो नोट कर लो। वही वाली फाइनल रिवीजन बुक से निकाल रखी है भाई, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ बार बार। ये वाली फाइनल रिवीजन से बुक निकाल रखी है भाई, तुमने तो जिन बच्चों ने ले ली उनके पास होगा, जिन्होंने नहीं ली उनको मैं दे दे रहा हूँ, लेकिन सारे चैप्टर वो आराम से रिवाइज कर सकते हैं। इसी बुक से निकाली, इस बुक अभी भी इस बुक को लेना है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लियर वाली बात है, इसको तुम ले सकते हो, ठीक है, इसी फाइनल रिवीजन बुक से निकाल रखी है, ठीक है, ये वाली चीज। उसका तुम्हारा क्या है कि उसके बाद तुम्हारा एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन मतलब क्या है कि किस तरीके से तुम्हारा क्या बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं ह्यूमन के साथ, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हार्ट वाला सेगमेंट, तो हार्ट वाला सेगमेंट ट्रांसपोर्टेशन में, ये तुम्हारा एक्सक्रीशन, जैसे तुम्हारा किडनी वगैरह हो गई तो वो एक्सक्रीशन। अब पूरा एक्सक्रीशन तुम्हें दिया 7 और 8, तुम समझ लेना कि ह्यूमन में कैसे होता है, प्लांट में कैसे होता है, ये तुम नोट कर लेना। और उसके बाद तुम्हारा क्या ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में कैसे, प्लांट में कैसे होता है, जाइलम फोइलम से होता है, और ह्यूमन में हार्ट से होता है, तो ये पूरा नोट कर लेना। और प्रेम भैया ये बोलने के लिए छप गया भाई, ठीक है। और ये वाला डायग्राम, ये डबल सर्कुलेशन वाला याद रखना, ये पूरी चीजें तुम नोट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डबल सर्कुलेशन तुम्हारे पेपर में आएगा, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम फोइलम कम आता है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट कम आता है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट मैंने टिक मार दिया, क्लियर वाली बात है, तो ये तुम्हारा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे। अब तुम्हारा ये साइकिल है, अब साइकिल, इससे तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं बाई प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर तुम्हारा क्या है कि सबसे पहले ग्लूकोज जो है, जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म में ये तुम्हारा एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तुम याद रखना, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म में ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, प्लस एनर्जी निकलती है। अब ये एनर्जी जब निकलती है तो जो तुम्हारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब होता है तो वो ईस्ट में होता है, ईस्ट में जब होता है तो बोलेगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कौन से बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। तुम्हें रट के रखना है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कभी भी होता है, जब तुम्हारा कभी भी तुम्हारा ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म होता है, तब तुम्हारा क्या होता है, इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। और 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ये तुम याद नहीं करते तभी चलो। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल में, जब हमारे मसल सेल में होता है, यहां पर जब होता है, जैसे मैं नाच रहा हूं तो यहां पर तुम्हारा लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो जाती है जब हम लोग बोलते हैं तो यहां पर किस में मतलब लैक्टिक एसिड निकलती है बाय प्रोडक्ट, और एनर्जी निकलती है, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब माइक्रोकॉन्ड्रिया में जब होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया जब हम लोग सोए वगैरह रहते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, एनर्जी निकलती है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। और ये तुम्हारा कभी कभी आता है कि तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ही कम, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तुम अच्छे से रट लेना, सारी चीजें रट लेना, ठीक है, कि इसके बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, वर्किंग ऑफ हार्ट तुम समझ लेना। देखो अब रेड वाला जो पार्ट है वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें तुम्हारा ऑक्सीजन है, O2 है, ठीक है। और जो तुम्हारा ब्लू वाला है वो डीऑक्सीजनेटेड, इसमें मतलब ऑक्सीजन O2 नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। अब तुम्हारा क्या होता है, देखो हार्ट देखो, सबसे पहले तुम्हारा क्या होता है, ध्यान से देखना, इसमें इससे क्वेश्चन बनते हैं। तुम्हारे हार्ट में क्या होता है, देखो सबसे पहले तुम्हारा ब्लड आई। अब ब्लड क्या होता है, सबसे पहले वेना कावा में गई, वेना कावा से ब्लड आई, वो तुम्हारा सबसे पहले राइट एट्रियम में गई, राइट एट्रियम ने पुश करा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गई, राइट वेंट्रिकल से घूम के अब वो क्या करी, पल्मोनरी आर्टरी से निकल गई, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, लेफ्ट वाला, ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये लंग्स से घूम के नहीं, ये लंग्स में जाके फिर ऑक्सीजन लेती है, हम सांस लेते हैं, तो ये पहले लंग्स में गया, अब लंग्स में क्या होता है, ब्लड जाता है, अब ऑक्सीजन लंग्स से ही क्या होता है, पहले यहां पर आ जाता है। अब लंग्स से होके यहां पल्मोनरी वेन से ब्लड घुसी, पल्मोनरी वेन से ब्लड घुसी, अब ब्लड यहां लेफ्ट आर्टरियम में गई, लेफ्ट फिर वेंट्रिकल में गई, फिर वहां से बाहर से एरोटा में गई, पूरी बॉडी में सप्लाई हो गई, समझ रहे हो। तो इस तरह का हार्ट का मैकेनिज्म होता है। ये फिगर बना लेना भाई, वो वाला फिगर नहीं बनता हार्ट का जो बुक में दिया वो नहीं बनेगा, ये मेरे को 25 साल के एक्सपीरियंस वाले एक टीचर ने बना कर दिया था, वही मैंने यूज किया, मेरे भी नंबर अच्छे खासे आ गए 10th में, ठीक है, 10th और 12th में आ गए, 90.4 रखे, ठीक है। तो ये तुम इसी को यूज करना, ठीक है, ऐसे हार्ट बनाना। आगे बढ़ेंगे, आगे तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारा क्या है कि अब तुम्हारा ये वाला कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, इसमें तुम्हारा क्या क्या इंपॉर्टेंट मैं पहले बता रहा हूं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म, पहले चीज फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, जो तुम्हारा पानी लाइट की तरफ भागता है, फिर तुम्हारा जियोट्रोपिज्म, सारी ट्रोपिज्म मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम तुम्हें क्या करना है, अब देखो ट्रोपिज्म मैं बता दूंगा, तुम्हें नोट कर लेना पहले सारी चीजें, पहले तुम्हारा फोटो टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म नोट करो, दूसरा तुम्हें नोट करना नेस्टिक मूवमेंट प्लांट क्या होती है, ठीक है। फिर कंपैरिजन नर्वस सिस्टम और तुम्हारा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन वाला कंपैरिजन कर लेना, क्लियर वाली बात है। उसके बाद तुम्हारा क्या करना है, चौथे नंबर में ट्रोपिज्म, फिर तुम्हें नोट करना है कि ट्रोपिज्म क्या होती है। उसके बाद तुम्हारा क्या कि फाइटो हार्मोन्स क्या होती है, प्लांट वाला जो हार्मोन होता है उसको, प्लांट हार्मोन को नोट करना कि ऑक्सीजन का क्या काम है, जो तुम्हारा ग्रोथ वगैरह में काम होता है, वो तो सारी चीजें तुम्हें नोट करनी, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं आगे समझाता हूं। उसके तुम्हारा क्या टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन एनिमल। अब ग्लैंड में तुम्हारा क्या कौन कौन से ग्लैंड इंपॉर्टेंट, जैसे तुम्हारा थायराइड ग्लैंड जो तुम्हारा TSH हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद तुम्हारा एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, थाइमस ग्लैंड पेनक्रिया जो तुम्हारा इंसुलिन सीक्रेट करता है, टेस्टिस जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन करता है, और ओवेरी तुम्हारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, तुम नोट करोगे 6 नंबर पे। 7 नंबर पे तुम्हारा न्यूरॉन का फंक्शन क्या क्या होता है, न्यूरॉन का डायग्राम। तो उसके बाद तुम्हारा 8 नंबर पे रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स आर्क इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स, और उसका तुम्हारा सेंस ऑर्गन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तुम नोट कर लोगे। आगे तुम्हारा क्या फोटोट्रोपिज्म जो लाइट की तरफ भागता है, जियोट्रोपिज्म का डायग्राम ये है,
उसके बाद एक तुम्हारा हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। कभी भी तुम मान लो एक पौधा लगाया, पौधे को मान लो मैंने नीचे से चटका दिया और एक मिट्टी की कटोरी में एक पानी डाल दिया, अब ये जो इसके जो शूट से ये पानी की तरफ भागने लगते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, एक थीमोट्रोपिज्म होता है, तुमने मनी प्लांट देखी होगी जो पेड़ के साइड से साइड भागते रहता है, तो उसको थीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने प्लांट हार्मोन के बारे में बताया कि ऑक्सीन और जिबरेलिन ग्रोथ के लिए काम आता है। इथिलीन जो होता है वो रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फल के पकने के लिए काम आता है, कोई फल है तो उसके पकने के लिए काम आता है। और तुम्हारा क्या है, साइटोकाइनिन जो तुम्हारा डिले एजिंग करता है, वो बूढ़ा होने नहीं देता प्लांट को। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर बता दी, इस वाले स्लाइड में बता दिया, इस वाले में। ठीक है, इस वाले में सारी चीजें बता दी। ठीक है, हमने आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, ये एनिमल हार्मोन्स। एनिमल हार्मोन मैंने तुम्हें पूरा बताया कि पेनक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करता है जो तुम्हारा शुगर बढ़ने पर काम आता है। क्लियर वाली बात है। उसका तुम्हारा क्या है कि एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रेनल हार्मोन, जो तुम्हें डॉगी ने दौड़ा दिया, अब तुम अचानक से सुपरमैन आ जाता है, अरे भागा, ऐसा स्पीड भागो, हार्मोन रिलीज होता है, वो सुपरमैन बना देता है। इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। उसको थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन, जो तुम्हारा थायराइड क्या होता है, इंसुलिन की कमी से यहाँ पर गोइटर हो जाता है, गला फूल जाता है, तो उससे तुम्हारा थायराइड होता है, टीएसएच हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह बता दिया। उसका रिसेप्टर क्या होता है, फोटो रिसेप्टर जो देखने के काम आता है, फोनो रिसेप्टर जो सुनने के काम आता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर टेस्ट के काम आता है, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर टच के काम आता है। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या रिफ्लेक्स आर्क मैंने पूरा बता दिया, तुम देख सकते हो ये स्टिमुलस होता है। उसका तुम्हारा रिसेप्टर ऑर्गन, ये तुम्हें रट लेना है कि स्टिमुलस, रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर तुम्हारा इफेक्ट, उसका रिस्पॉन्स। ठीक है, विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन टचिंग थ्रू अ हॉट सरफेस, मतलब कि हम लोग कोई एक्शन लेते हैं, मान लो चलो ये हॉट सरफेस है, इसको मैंने टच कर दिया, हटा दिया, तो इसमें जो एक्शन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। तो इसको कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क आ जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या रिप्रोडक्शन, भैया इसी का तो इंतजार था, आए हो क्या बोलता है, आइए आइए, आपका इंतजार था। ठीक है, तो ये चीज होती है। 5 नंबर का ये चैप्टर है, मुझे पता तुम्हें पता, लास्ट चैप्टर है, मैं पढ़ा दो क्योंकि हेरिडिटी पढ़ा दिया, लास्ट है। ठीक है, आप ध्यान देना। रिप्रोडक्शन क्या होता है, डेफिनेशन आता है रिप्रोडक्शन, तो द फॉर्मेशन ऑफ, देखो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वंस थ्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। क्लियर वाली बात है, तुम्हारा डेफिनेशन हो गया। उसका तुम्हारा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, ZYGOT लिखना, जाइगोट नोट करते जाओ भाई, जो बता रहा हूं, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट थ्रू फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज टू फॉर्म अ जाइगोट नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो छोटे छोटे डेफिनेशन बता रहा हूं, बुक में नहीं मिलेंगे, वो 6 सालों के एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आते हैं। समझ रहे हो बात को। उसका तुम्हारा क्या है, पॉलिनेशन तुम्हारा क्या है, पॉलिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, नोट करो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स थ्रू मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। क्लियर वाली बात है। उसका तुम्हारा प्यूबर्टी जो तुम्हारी एज है, जो तुम्हें गर्लफ्रेंड पसंद आने लगती है, उसको प्यूबर्टी वाली एज बोलते हैं, उसमें तुम्हारी दाढ़ी वगैरह निकलने लगती है, उसको प्यूबर्टी वाली एज बोलते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं आगे। उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या भैया डायग्राम है, डायग्राम बनाना नहीं आएगा, इसमें लेबलिंग करने आएगा, लेबलिंग और फंक्शन आएगा, इसमें क्या क्या होते हैं पहले मैं समझा दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। ठीक है, नोट भी करते हैं ना। पहला तुम्हारा क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है भैया, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये तुम्हारा क्या करता है, यहां से सीमन पास होगा कि तुम्हारा यूरिन पास होगा, ये डिसाइड करता है। जैसे तुम्हारे चलो तुम यहाँ पर खड़े हो तो ये यूरिन को ब्लॉक करता है, वो एक दरवाजा रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिन जाने देना कि नहीं जाना, तो सीमन और यूरिन के पैसेज में वो मदद करता है कब यूरिन को भेजना, क्योंकि इसी से सीमन भी पास हो रहा है, इसी से यूरिन भी पास, यहाँ से यूरिन निकल रहा है, यहाँ सीमन निकल रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा है। उसका तुम्हारा क्या, सेमिनल वेसिकल क्या करता है, तुम यहाँ पर अगर देखोगे, कहां गया ये तुम्हारा सेनिमल से। अब ये तुम्हारा क्या करता है पता, फ्लूइड, व्हाइट कलर का जो फ्लूइड रहता है सीमन में, जो फ्लूइड रहता है व्हाइट कलर का, वो फ्लूइड अब उस देखो क्या होता है, स्पर्म को ट्रेवल करने के लिए कुछ चाहिए होता है, जब तभी ना जाके वो फीमेल के ओवेरी में जाके फ्यूज करेगा, तो ट्रेवल करने के लिए उसको कुछ तो चाहिए, कीड़ा जैसा बेचारा होता है ऐसे, वो कैसे ट्रेवल करेगा, तो वो व्हाइट कलर के फ्लूइड में ही जाके उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो ये फिसल के वो अंदर चला जाता है। क्लियर वाली बात है। तो अब जरा मजे मत लेना, वो कॉन्सेप्ट वाली चीज होती है, समझ रहे बात, फिसल के अंदर चला जाता है, वो तुम्हारा होता है। फिर तुम्हारा टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस में तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम जो तुम्हारा लटका हुआ रहता है ना, अब इसमें तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए क्या करता है, स्क्रोटम क्या करता है, ये कुछ 3 डिग्री सेल्सियस बहुत ठंडी चाहिए होती है, बहुत अंदर ठंड रहनी चाहिए, फ्रीजर रहता है एक तरह का, इतनी ठंडी प्रोवाइड करता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो जाए। तो स्क्रोटम क्या करता है, क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए क्या बोलता है, करेक्ट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। क्लियर वाली बात है, तुम्हारा इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा क्या है, यूटेरस तुम्हारा कहां गया, यूटेरस। अब तुम्हारा ये एक पाइप है जो तुम्हारा सीधा किडनी से आ रही है, यूटेरस, ये किडनी से आती है, इससे क्वेश्चन कम बनता है कि तुम्हारा सीधा ब्लैडर में आते हैं, ठीक है, जहां पे तुम्हारा यूरिन जमा होता है। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, वास्ट डिफरेंसेस तुम्हारा क्या होता है, सीमन पास होता है, सीमन जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा सीमन है, ये यहां से वास्ट डिफरेंस से, ये देखो ये तुम्हारा सबसे पहले टेस्टिकल है, टेस्टिकल में तुम्हारा सीमन बना 3 डिग्री सेल्सियस जहां पर है टेम्परेचर, इसी से वास्ट डिफरेंस से ये पास होकर तुम्हारा ये वहां पर जाता है, क्या बोलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में, फिर वहां से यहाँ से बाहर आता है। ठीक है, ये मैंने बहुत भाषण कर दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है,
ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तुम्हारा सीमन, सीमन पता है, सीमन सीमन था स्पर्म बेचारा, ये वाला कीड़ा, ये जो है इसको स्पर्म बोलते हैं, ये वाले को इसको समझ जो, तो कि फीमेल के जाके यहाँ पर ओवम से जाके फ्यूज करता है, ठीक है, फिर जाइगोट फॉर्म करता है। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले डिफिनेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, मान लीजिए चलो स्पर्म यहाँ से गया, स्पर्म यहाँ से गया अंदर गया, फीमेल के ओवम से जाके यहां से जाके फ्यूज कर गया, फ्यूज कर गया तो ये यहाँ पर घुस जाता है, ये बॉल जैसी होती है, घुस गया यहाँ पर। अब घुसने के बाद क्या करता है, ये बॉल बाहर आ जाता है, ठीक है, ये बॉल आके यहाँ पर जाके यहाँ पर प्लेसेंटा में जाके इंप्लांट हो जाता है, इंप्लांट हो जाता है जाके, तो उसको इंप्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, जाइगोट जब जाके तुम्हारे यूटेरस में जब जाके इंप्लांट हो जाता है, इसको इंप्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो इंप्लांटेशन जो हुआ, ये जो इंप्लांटेशन जिस पार्ट का हुआ उसको प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। उसका तुम्हारे इम्बिलिकल कॉर्ड तुमने देखा होगा, बच्चे के पास ये कॉर्ड लगी रहती है, इसको इम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसका तुम्हारा ओवेरी, ओवेरी पता है, इसको ओवेरी बोलते हैं, ये वाला जो तुम्हारा है। इससे क्या होता है, यहाँ पर ओवम रहता है, ये जो फीमेल एग रहता है उसको ओवम बोलते हैं, ठीक है। उसका तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब से तुम्हारा क्या होता है, फीमेल एग ट्रेवल करता है, यहीं पर फ्यूजन वगैरह होती है, ठीक है, तो इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। उसको तुम्हारा क्या यूटेरस, यूटेरस मैंने बताया जहां इंप्लांटेशन हुआ। उसके बाद तुम्हारा एम्ब्रियो, इस बच्चे को एम्ब्रियो बोलते हैं, ये जो बच्चा पल रहा है इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। उसका तुम्हारा वेजाइना, वेजाइना ये वाला जो इंटरेंस होती है उसको वेजाइना बोलते हैं। फिर तुम्हारा कैर्विक्स क्या होता है, कैर्विक्स थोड़े से अंदर जाती है, उसको कैर्विक्स बोलते हैं, थोड़ा सा अंदर। उसके बाद तुम्हारा ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है, ओव्यूलेशन पीरियड तुम गूगल में सर्च कर लेना, ओव्यूलेशन पीरियड जो तुम्हारा पीरियड्स होता है उसको ओव्यूलेशन पीरियड बोलते हैं। अब तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है, जो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है फीमेल्स में नॉर्मल होता है, वो सब में होता है। जो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड म्यूकस, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस एंड अनफर्टिलाइज्ड एग। अब अनफर्टिलाइज एग मतलब जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसका डिस्चार्ज जब होगा, तुम्हें एक चीज में क्लियर, जब प्रेगनेंसी होती है फीमेल की तो उस समय क्या होता है, पीरियड्स डिले हो जाते हैं, डिले होने के कारण मतलब एग फर्टिलाइज हो जा रहा है। अब जैसे कि प्रेगनेंसी नहीं हुई तो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो पूरा डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज होता है, जो इसको डिस्चार्ज होता है क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड म्यूकस एंड अनफर्टिलाइज एग, नोन एज तुम्हारा क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन। तो ये जानना जरूरी था मेल्स और फीमेल दोनों के लिए, क्लियर वाली बात है, इंपॉर्टेंट है इतना। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारा क्या फिजन। अब फिजन में तुम्हारा क्या होता है, सबसे पहले बाइनरी फिजन होता है जो अमीबा में होता है, और मल्टीपल फिजन होता है बडिंग में होता है। अमीबा में किस तरीके से होता है, ये गया थोड़ा सा आगे गया, ये दो टुकड़े में टूट गया, अब दो टुकड़े में टूट गया, एक अमीबा यहाँ गया, एक अमीबा आ गया, जैसे पानी की बूंद देखी उसको बीच से काट दिया तो वो दोनों अलग हो गए, उस तरीके अमीबा में होता है। फिर प्रोटोजोआ में होता है, नाम याद रखना, ठीक है। मल्टीपल फिजन होता है। अब बडिंग किस में होता है, बडिंग यूनिसेलुलर में होता है, यीस्ट में होता है, लेकिन मल्टीपल सेलुलर हाइड्रा में होता है। इसका डायग्राम भी आ सकता है, क्या होता है, सबसे पहले हाइड्रा एक बर्ड निकला ऐसे करके, अब ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ ऐसे करके, फिर थोड़ा सा और बड़ा होकर एक हाइड्रा ही बन गया एकदम इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें बना देना, क्लियर वाली बात है। उसका तुम्हारा क्या है कि रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है, याद रखना। प्लेनेरिया मतलब क्या है, एक प्लेनेरिया मान के लो मैंने इसको तीन भाग में काट दिया, ठीक है, तो एक ये प्लेनेरिया बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तीनों बन गया एक। तो ये तुम्हारा डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन स्पॉर्जिया, वही चीज होती है स्पॉर्जिया में भी, कि मान के चलो इसको काट दिया इस तरह का, तो इसको काट दिया तो ये एक अलग बन गया और ये एक अलग बन गया, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अब ये बनाना में होता है, लेकिन तुम्हारा क्या है, स्पोरुलेशन, ये स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ का कहीं लिखा हुआ देखो, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में होता है। राइजोपस में क्या है, ब्रेड है। अब ये ब्रेड के अंदर मान के चलो बहुत पुराना ब्रेड होता है, उसमें पेड़ पौधे उगने लगते हैं, ये घास ही समझ लो तुम, एक फूल होती है। अब ये घास है, अब ये घास में क्या होता है, हवा जैसे चलती है तो ये क्या होता है, जाके मिट्टी में दफन हो जाता है, मिट्टी में दफन होता है, जहां दफन होता है वहां पर जाके एक और पेड़ निकल जाता है, तो मेरे तो उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मान के चलो एक बनाना का ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, इसमें बड़े बड़े केले निकलते हैं, बड़े बड़े केले निकलते हैं, पर मीठा एक भी नहीं रहता, समझ रहे हो बात। एक और ट्री है, ठीक है, अब इसमें ट्री तो छोटा है, इसमें केला भी छोटा निकलता है पर मीठे रहते हैं। अब हमें ऐसे ट्री चाहिए जिसमें केला भी बड़ा हो और मीठा भी हो, तब हम एक और ट्री क्या करेंगे, अब इसी के शूट को यहां से इसको उड़ा देंगे, थोड़ा सा इसके फ्रूट को यहां से उड़ा देंगे। अब इसी को उड़ा के, इसको उड़ा दिया, मान के चलो इसका ये वाला जड़ उड़ा दिया, ये उड़ा के यहां पर इसी को लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो बड़ा वाला फलने से पहले, तो बड़ा वाला जब फ्रूट निकलेगा तो मीठा भी होगा क्योंकि जड़ इसका है और बड़ा है, तो दोनों काम हो जाएगा। तो वो जो फ्रूट है वो बड़ा भी होगा और मीठा भी होगा, दोनों काम हो जाएगा। तो एक को काट के दूसरे में लगा देता है, दोनों की प्रॉपर्टीज में आ जाती है, समझ रहे बात को। तुमने देखा होगा अलग अलग टाइप की तुम्हारी मछलियां वगैरह होती है, दो मछली को एक साथ में, आम का पेड़ होता है तो आम का पेड़ को एक बड़ा आम और मीठे आम को मिला दिया जाता है तो एक बड़ा भी आम बन जाता है और मिठाई बन जाता है, उस टाइप की चीजें होती है, जिसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारा कॉस्टिंग बजाता है, जल्दी क्या बोलता है, जल्दी तुम्हारा हार्वेस्टिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो इससे कुछ फायदे भी होते हैं। उसको तुम्हारा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब यहाँ पर तो देखो पोलन ग्रेन होता है, जिससे मैंने तुम्हें बताया पोलन ग्रेन जब मेल स्टिग्मा से मिलता है, ये याद रखना। उसका तुम्हारा क्या है, मेल जर्म सेल से जाके फ्यूज करता है और पोलन ट्यूब में जाता है, उसका ये जाके ओवेरी से। अब यहाँ पर क्या होता है, ये केमोट्रोपिज्म का भी एग्जांपल है, केमिकल ट्रोपिज्म भी होता है, केमिकल इसको खींचता है, जब जाके ये फीमेल गैमेट से जाके फ्यूज करता है। ये तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल एंथर हवा में उड़ के आया था, ये जाके अब जैसे ह्यूमन है, वो लोग तो क्या करते हैं कि तुम्हारा रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, ये वो लोग साथ में आकर, बेचारा प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, वो तो वहां खड़ा है, फीमेल वहां खड़ी है
और मेल वहां खड़ा है, तो धरती उनकी मदद करती है। ये यहां पर हवा चली, ये उड़ के आया फीमेल के क्या बोलता है स्टिग्मा में जाके लग गया, मेल एंथर फीमेल के स्टिग्मा में लग गया, वहां से तुम्हारी फ्यूजन हो गई इस प्रोसेस। ठीक, क्लियर वाली बात है। आगे बढ़ेंगे, आगे तुम्हारा क्या है, आगे तुम्हारा क्या है देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता है कि फैमिली प्लानिंग क्यों चाहिए, क्योंकि फैमिली प्लानिंग इसलिए चाहिए कि बच्चे पॉपुलेशन ना बढ़ जाए। दूसरी चीज क्या है कि समझ रहे बात को, फैमिली प्लानिंग समझ रहे बात को कि हमें मुझे 2 ही बच्चे चाहिए, ठीक है, तो वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। दिस इज मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब ये तुम्हारा हर बार आता है पेपर में, मोस्ट भाई साहब छप गया, इसमें क्या आती है सबसे पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, क्या क्या यूजेस हो सकती है। पहला तुम्हारा कॉन्डम इस टाइप का जो रहता है, ये तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा क्या रहता है, ये तुम्हारा फिजिकल बैरियर रहता है। जितने मेल के स्पर्म है यहीं पर अटक के रहते हैं, वो अंदर नहीं जा पाते फीमेल में। समझ रहे बात को, फीमेल के अंदर नहीं जा पाते, यहीं पर अटक के रहता है, काम खत्म हो जाता है। एक होता है, अब ये एसटीडी से नहीं बजाता, अब ये तुम्हारा एसटीडी से ही बजाता है, ये तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। अब बाकी जो मेथड्स है ये एसटीडी से नहीं बजाता। ये कॉन्डम में अच्छी बात ये है कि एसटीडी से, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज से भी बजाता है। मतलब इसमें क्या है कि इसमें कॉन्टेक्ट ही नहीं हो रहा, समझ रहे बात को। इसमें क्या हो रहा है, दोनों चीज एकदम अलग है प्लास्टिक के थ्रू, समझ रहे बात को। कॉन्डम भी 2 तरीके के होते हैं, एक फीमेल कॉन्डम होती है, इतनी बड़ी कॉन्डम होती है जिसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाता है, यहाँ पर ये प्लास्टिक का रहता है, बड़ा सा रहता है, उसको घुसा दिया जाता है तो इंसर्ट कर दिया जाता है, समझ रहे बात को। तो वो होता है फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ये एक मेल वाला होता है, मेल वाला ज्यादा यूज किया है। एक होता है कॉपर टी। अब कॉपर टी क्या होता है भैया, कॉपर टी एक अब मेरे एक ट्यूशन वाले टीचर थे, वो बोलते थे कॉपर टी कॉन्डम को ही बोलते हैं, मतलब वो तो खुद मतलब ही वैसे ही थे, ठीक है। तो मतलब खुद कभी कभी लोगों को जानकारी नहीं होती और बताने लगता है, ठीक है टीचर कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है गलती, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है ना, देखो कॉपर टी की चीज क्या होती है, कॉपर टी होती है एक कॉपर की ट्यूब होती है। कॉपर ऐसी चीज होती है जैसे ही उसमें स्पर्म जाता है, स्पर्म बेचारे को किल कर देता है। कॉपर में मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, तो कॉपर टी क्या करता है, डॉक्टर के थ्रू फीमेल के ओवेरी में, मतलब कि फीमेल के यूटेरस में उसको यहाँ टी टाइप का इस तरह का कॉपर का ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, इसको यहां पर फंसा दिया जाता है और लाइफ टाइम के लिए उसमें दिक्कत नहीं है, तुम जितना इंटरकोर्स कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर क्या प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, पिल्स। पिल्स लेके बहुत कोई करता है, लेकिन ये हानिकारक होती है, पिल्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये जाके किडनी पर असर करती है, वो उसके बहुत हेल्थ में दिक्कत आती है उससे, ठीक है। तो पिल्स वगैरह नहीं लेनी चाहिए, तो ये सही मेथड नहीं है तो मेथड। उसके बाद सर्जरी, ये क्या करता है, ये फेलोपियन ट्यूब मैंने बोला था, इसी को काट दिया जाता है। अब यहाँ पर एक ही यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, तो क्या तुम्हारा होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये तुम्हारा है सबसे बढ़िया है, तुम्हारा कॉन्डम वाला है, तो इसको यूज करना चाहिए, अच्छी चीज होती है। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अब क्या होता है, एड्स हो जाता है, तुम्हें पता होगा, एड्स से ही बचा लेता है कॉन्डम। ये सारी चीजें एड्स से नहीं बचा पाएंगे क्योंकि बैक्टीरिया तो सीधा सेल के अंदर चला जाएगा। उसका तुम्हारा क्या होता है, एचआईवी जो था ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस से होता है। उसका गोनेरिया स्टिप्सिस कुछ चीजें होती है जो इससे होती है, इतना तुम कर लोगे, इससे बाहर नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, इतना इतना तुम कर लोगे भाई, तुम्हारा पूरे साइंस खत्म हो गए, कांग्रेचुलेशन, बिल्कुल तुम किंग बन गए। सारी चीजें नोट कर लेना, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे। अब तुम आगे होने जा रहे हो, इस बात की गारंटी तुमने प्रेम भैया से पढ़ाई करके अगर नोट नहीं किया, सारी चीजें नोट करना, बिल्कुल तुम किंग बनने जा रहे हो। अगर तुमने साइंस पूरी पेपर लीक नहीं देखी है, क्वेश्चन वाले पेपर लिंक नहीं देखे, तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, पूरी साइंस पेपर यहाँ लिंक है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तो ऑल द बेस्ट।